जितना गरीबी में पढ़ाया इतना बहुत मोर देन एनफ है, आवश्यकता से भी ज्यादा है। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं द वेरी नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। सो दोस्तों, ये बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यहां से शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ऑनलाइन भी सभी लोगों को गुड इवनिंग, जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, बेरोजगारी किसे कहते हैं, यहां से शुरू करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये पढ़ेंगे पहले। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का मतलब है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो बेरोजगारी का मतलब है, देखो सभी बेरोजगार ये सुनना चाहते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। अबे गधों, ये भी मैं बताऊं तुम लोगों को हैं? मैंने कहा बेरोजगारी का मतलब है, मैंने कहा बेरोजगारी कहते हैं। हाँ सर जल्दी बताओ, हम सुनना चाहते हैं। दोस्तों अब मैं बेरोजगारों को ये बताऊं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं दोस्तों, तो चलिए बता देते हैं। बेरोजगारी का मतलब है यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए थोड़ा ये इसको यहां करना। एक कमेंट आ रहा है आशीष गुप्ता का कि गुरुजी अभी हम दिल्ली पुलिस का एग्जाम देकर आए हैं, उसमें 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था, हम सभी बना दिए हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन नोट से आया था। बोलो जय हो। राइट दोस्तों, एग्जामिनर की औकात है क्या वो जो हमसे आगे पूछेगा तुमसे? कौन ऐसा है, सही है नहीं? तो अगर एग्जामिनर ने हमसे आगे पूछा तो कोई बात नहीं, अगले बैच में अगले बच्चों को वो भी पढ़ा देंगे। क्या बात समझ आई कि नहीं? ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन कई बार हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आए, 6-7 अपने नोट से आ गए, उससे ज्यादा लक्ष्य हमारा होता भी नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, साफ उससे ज्यादा लक्ष्य है भी नहीं। 10 में से 70% अपन का करना है बस। 10 के 10 फंस जाए तो हमारी गुड लक है, और 7-8 फंस जाए ठीक ठाक है, और बिल्कुल भी ना फंसे तो ये और गुड लक है। तो मैंने ये भी तो नहीं कहा कि जो हम पढ़ा रहे सिर्फ वो पढ़ो, तो मैंने ये भी तो कहा कि एमसीक्यूज लगाओ, किताबें पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। तो कौन ये चलो, लेकिन खैर, यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए पॉइंट नंबर 1 इच्छुक है, पॉइंट नंबर 2 सक्षम है, पॉइंट नंबर 3 तलाश में है, कार्य ढूंढ रहा है, पॉइंट नंबर 4 बाजार में प्रचलित मजदूरी दर, बोले तो जो उसको सैलरी मिल रही है, मजदूरी दर को स्वीकार कर रहा है, लास्ट में लेकिन उसे कार्य नहीं मिल रहा है। That's it. This is called unemployment. This is the very simple meaning of unemployment. This is the very simple meaning of बेरोजगारी। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं बहुत गौर से सुनेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मान लो काम करने के लिए ये कंडीशंस हैं, पहला इच्छुक हो, दूसरा सक्षम हो, तीसरा कार्य के लिए तलाश में हो, चौथा स्वीकार कर रहा हो, और उसे काम ही ना मिले, तब मैं उस व्यक्ति को कहूंगा बेरोजगार। राइट। एक बार कमेंट दिखाना राखी का सर आपका पढ़ाया हुआ, हाँ पहले वाले में हाँ ये राखी बेटा क्या कह रही हैं आप? देखिए अभी एक स्टूडेंट बोल रहा था धन्यवाद कि सर जो भी आपने पढ़ाया वो पूरा आया और मैं सारे 12 के 12 कराया। वहीं पर देखो एक उत्तम दर्जे का भी स्टूडेंट होता है, इसको इतनी शर्म नहीं आई कि ये टाइमिंग तो गलत है, कम से कम अभी नहीं बोलती, तो इधर बाद बोल लेती यार। अभी स्टूडेंट कह रहा सर जो पढ़ाया पूरा आ गया, अभी बोली है सर आपका पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ नहीं आता है, नहीं आता है तो नहीं आएगा। दोस्तों मैं क्या करूंगा दोस्तों? नहीं समझे क्या? दोस्तों नहीं आता तो नहीं आने दो, तो उसमें मैं क्या करूं? तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो भैया देखिए, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो वो देखिए, आप जरा देखिए पंचवर्षीय योजना का जरा उसको देख लो, चेक कर लो। कल मैंने आपको एक मैसेज दिया था, वो चेक किया आपने? क्या अपलोड था? तो वो क्यों कहता नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों जरा ध्यान समझना, दिस इज कॉल्ड बेरोजगारी। यदि कोई बंदा इच्छुक है, सक्षम है, कार्य की तलाश में है, मजदूरी दर को स्वीकार कर रहा है, जिस मजदूरी दर पर उसे काम मिल रहा है, जो बाजार में चल रही है, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड बेरोजगार। और उस बंदे की अवस्था को हम कहेंगे, देखो वो कह रहा है कि 5 ईयर प्लान्स की पीडीएफ नहीं मिली, चेक कर लो उस बैच में जल्दी से। तो अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड बेरोजगारी। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो आप। अभी मैं अगले 2-3 मिनट में आपके माथे से बेरोजगार का टैग हटा सकता हूं, बोलो जी है? हटा दें क्या? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो जरा गौर से मुझे सुनिएगा। अगर हम बात करें तो गौर से मुझे सुनिएगा, और वो ये कि मान लो आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो क्या ये सारी कंडीशन आपकी पूरी हो रही है? नंबर 1 इच्छुक हो, इच्छुक क्या मरे जा रहे दोस्तों, कल ही मिल जाए नौकरी, सही है। नंबर 2 सक्षम हो, नंबर 3 काम को ढूंढ ही रहे हो, नंबर 4 भैया जो भी मिल जाए, दरोगा की जगह सिपाही मिल जाए वो भी कर लेंगे। अरे बिल्कुल कर लेंगे, नहीं क्या कर रही है, हमें सब पता है, बिहार में सब होता है। कौन ये सुनो, मतलब यहाँ इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, केस में कोई भी नहीं। चलो खैर आगे सुनो मुझे। लेकिन उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को कार्य नहीं मिल रहा है, इसलिए आप सभी लोग क्या है? बेरोजगार हैं, और आपकी अवस्था क्या है? बेरोजगारी है, सही है दोस्तों। लेकिन अभी आप लोग आज ही अपने घर वालों से कहें कि जो लोग ग्रेजुएटेड हैं वो लोग कहें पापा मुझे मास्टर्स करना है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, व्हाटएवर। यदि आप उच्च शिक्षा में चले जाते हो पढ़ाई करने, ये जो लोग मास्टर्स ऑलरेडी हैं वो रिसर्च में चले जाएं, पीएचडी वीएचडी चले जाएं करने दोस्तों। फिर देन पॉइंट नंबर 1,
क्या उस समय जिस समय द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग देयर हायर एजुकेशन, यदि कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहा है तो क्या उस समय वो व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है? इच्छुक है? हाँ, क्या आप उस समय कार्य को तलाश रहे हैं? हो गए आप, बेरोजगार का टैग खत्म हो गया माथे से। अरे बोलो यस और नॉट, नहीं समझे क्या? इज इट? या फिर मैं कहूं कि मान लो देश में जो प्रेग्नेंट विमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, दोस्तों जब कोई विमेन प्रेग्नेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मान लो शी इज नॉट कैपेबल, शी इज नॉट एबल टू वर्क, वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो हम प्रेग्नेंट विमेन्स को बेरोजगारी की लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 3, द बेगर्स, भिखारी। कई बार दोस्तों ऐसे भिखारी आते हैं हम लोगों के सामने कि हम मन में सोच रहे होते हैं या कोई साथ में रहता तो बोलते हैं कि भाई देखो कितना अट्टा भीख मांग रहा है, अरे बोलो यस, कहीं काम करे तो पैसा मिलेगा दोस्तों। लेकिन पॉइंट इज दैट, क्या वो इच्छुक है काम के लिए? हो सकता है सक्षम हो लेकिन इच्छुक, क्या वो काम को तलाश रहा है? तो क्या मैं भिखारी को बेरोजगार कहूंगा? आई होप आज तुम बेरोजगारी की मीनिंग बहुत अच्छी तरह सीख गए कि बेरोजगार किसे कहते हैं। बोलो जी यस। तो बेरोजगार का मतलब है कोई बंदा इच्छुक भी हो और सक्षम भी हो और कार्य भी तलाशे, तभी उसे हम कहेंगे बेरोजगारी। बोलो जी यस। नाउ दोस्तों एक शब्द होता है दैट इज कॉल्ड श्रम बल। तो आप लोगों को श्रम बल भी पता होना चाहिए, दैट इज लेबर फोर्स। लेबर फोर्स, श्रम बल किसे कहते हैं? तो श्रम बल का मतलब है, पॉइंट नंबर 1, 15 वर्ष से अधिक। नो ऐसे क्या, ऐसे लिख देते हैं 15 से लेकर 59 और 64 वर्ष का कोई व्यक्ति। 59 और 64 का चक्कर क्या है ये बताएं? क्या 59 और 64 का चक्कर बताएं? कुछ डिपार्टमेंट है जहां 60 साल में रिटायरमेंट होती है, जैसे आप लोग जनरली 60 में रिटायर हो जाएंगे। कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, अगर मैं बना रहता तो बाद में मैं प्रोफेसर बनकर 65 में मेरी रिटायरमेंट होती। आरबीआई का गवर्नर 65 साल तक हो सकता है, अरे बोलो यस। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहां 65 साल तक रोजगार होता है, कुछ लोग 60 में रिटायर हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो वर्किंग एज है भारत में, याद रखना, कार्यशील आयु वो है 15 वर्ष से 59 और 64। 15 क्यों, ये तो सबको पता होगा, 14 साल तक संविधान में बाल अवस्था मानी जाती है। बोलो जी यस। तो जो वर्किंग एज है वो कहां से शुरू होती है? 15 साल। दोस्तों 15 साल और उससे 59 और 64 के बीच का यदि कोई व्यक्ति है, ध्यान से सुनेंगे, और वो व्यक्ति कार्य करने के लिए, ध्यान सुनना है, कार्य करने के लिए वो इच्छुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो सक्षम होना चाहिए, वो कार्य की तलाश करनी चाहिए उसे, और जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग कार्य कर रहे हैं, ये सारे लोग दोस्तों कहलाते हैं लेबर फोर्स। याद रखना, सरल भाषा में यहाँ उपस्थित आप सभी स्टूडेंट्स, मैं और हमारे नीतीश साहब, हम सभी लोग मिलकर लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। हम सभी लोग मिलकर लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। श्रम बल, कार्यबल, कार्यबल नहीं श्रम बल, वर्ड अच्छा यूज करो, श्रम बल। कार्यबल तो बिल्कुल उल्टा है जो मैं बताने जा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड श्रम बल, या इसको हम बोलते हैं श्रम शक्ति। बोलो जी क्लियर? कि यदि कोई व्यक्ति 15 से 59 या 64 का है और वो कार्य करने के लिए इच्छुक है, कार्य करने के लिए सक्षम है और कार्य की तलाश में है और कार्य कर रहे हैं, ये सारे लोग किसमें आते हैं? श्रम बल। नाउ दोस्तों हम बात करेंगे कार्यबल। कार्यबल बोले तो वर्क फोर्स, बहुत अच्छी तरह देखना है, वर्क फोर्स। कार्यबल में कौन लोग शामिल होते हैं? कार्यबल में दोस्तों बहुत प्यार से समझना है, कार्यबल का मतलब है कि वे लोग, बस एक लाइन, वे लोग जो वास्तव में, वे लोग जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं, जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं वर्कफोर्स। खत्म बात। एक ही लाइन में बोलेंगे, समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मानना आपके लिए नहीं है। बोलो समझ गए? देखो समझ गए? दोस्तों यहाँ पर उपस्थित आप सभी स्टूडेंट्स, मैं और हमारे नीतीश साहब, हम सब लोग श्रम बल हैं, बड़ा हिस्सा। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैं और नीतीश जी वर्कफोर्स हैं। इसका मतलब जो लोग काम करते हैं इन्हें बोलते हैं कार्य बल। जो लोग कार्य कर रहे हैं, इच्छुक हैं, सक्षम हैं और कार्य की तलाश में हैं और कार्य कर रहे हैं, तो उन सबको कहते हैं श्रम बल। राइट नाउ दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द लेबर फोर्स, दिस इज कॉल्ड द वर्क फोर्स। अब मैं आगे चलूंगा, बहुत गौर से सुनेंगे। एक शब्द होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं श्रम बल भागीदारी दर। श्रम बल भागीदारी दर अंग्रेजी में बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR बोलते हैं शॉर्ट में, LFPR। श्रम बल भागीदारी दर क्या होता है? बहुत ही सिंपल भाषा में सीखेंगे। हमारे देश में कुल श्रम बल क्या होता है? क्या सब समझ गए? हाँ बोलो जोर से। क्या आप श्रम बल का हिस्सा हैं? क्या मैं श्रम बल का हिस्सा हूं? राइट दोस्तों, श्रम बल बटे कुल जनसंख्या। यदि हम अपने देश में उपस्थित श्रम बल को कुल जनसंख्या से भाग दे दें और मल्टीप्लाई करा दें 100 से, तो जाएगा दर। और क्या? श्रम बल भागीदारी दर। कितना सिंपल शब्द नहीं समझेगा? श्रम बल भागीदारी दर मतलब हमारे देश की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग श्रम बल में आते हैं, उन्हें बोलेंगे श्रम बल भागीदारी दर। बोलो यस। एक और नेक्स्ट टर्म लिखिए, श्रमिक जनसंख्या अनुपात। नेक्स्ट टर्म श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रमिक जनसंख्या अनुपात इंग्लिश में। हाँ नेक्स्ट सारे लोग, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो शॉर्ट में कहते हैं WPR, हिंदी बोलते हैं श्रमिक जनसंख्या अनुपात। मुझे लग रहा है जो बहुत होशियार स्टूडेंट है वो तो अपने आप ही समझ गए, अपने आप ही समझ गए। कितने लोग अपने आप समझ गए? हाथ ऊपर करें। बस इनका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, लगे रहो, क्योंकि मैंने सभी बताया कॉमन सेंस चाहिए। बोलो यस। ये देखो कितना कॉमन सेंस। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब है कितने, कौन है श्रमिक? बोले तो देश में टोटल वर्कर कितने हैं डिवाइडेड बाय जनसंख्या, कुल जनसंख्या। अरे बोलो यस, कुल जनसंख्या इनटू 100, दिस कॉल्ड WPR। फिर से एक लाइन में सीखेंगे LFPR और WPR। राइट, LFPR और WPR। LFPR का मतलब है
बस एक ही लाइन बताएंगे कि भारत में कुल जनसंख्या में कितने लोग श्रम बल में आते हैं, कितने लोग श्रम बल हैं। वैसे और दूसरे स्टाइल से बोलूंगा समझना कि श्रम बल भागीदारी दर ये बताता है कि देश की कुल जनसंख्या में कितने लोग या तो कार्य करने के लिए इच्छुक और सक्षम है या फिर और कार्य कर रहे हैं, इसे बोलेंगे श्रम बल भागीदारी दर। नहीं समझे क्या? और श्रमिक जनसंख्या अनुपात का मतलब टोटल ये है कि जितने भी लोग काम करते हैं उनकी संख्या कितनी प्रतिशत है, उसे बोलते हैं क्या? श्रमिक जनसंख्या अनुपात। बोलो क्लियर? एंड द लास्ट टर्म दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये मैं नहीं, ये आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिस इज यूआर, बेरोजगारी दर। बताइए अपने आप कि हम बेरोजगारी दर कैसे निकालेंगे, बेरोजगारी दर कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ दोस्तों। तो बेरोजगारी दर का मतलब क्या है बताओ? बेरोजगारी का मतलब है कुल बेरोज, अच्छा ध्यान से सुनना, रुको रुको रुको, क्या यहां पर हम जितने भी लोग रोजगार हैं प्लस बेरोजगार, क्या यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता था? नहीं समझे क्या? हमारे क्या यहां पर श्रम बल में ऐसे भी लिख दूं कि इसमें कुल मिलाकर रोजगार प्लस बेरोजगार कितने हैं? बोलो जी यस। और सिंपल सी बात, ये सिर्फ बताता है क्या? सिर्फ रोजगार। लो जी और सॉर्टेड कर दिया, इससे सरल अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं समझे क्या? श्रम बल भागीदारी दर क्या बता रहा है कि कुल रोजगार कितने हैं और कुल बेरोजगार कितने हैं, दैट इज कॉल्ड रोजगार प्लस बेरोजगार। आइए जल्दी से अब मुझे बताइए बेरोजगारी दर कैसे निकालेंगे बताओ? कुल कुल बेरोजगार डिवाइडेड बाय, बताओ सीधी बात, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या यहां पर भी लिख देते हैं, कुल जनसंख्या श्रम बल इनटू 100। श्रम बल क्या है वहां पढ़ा रखा दोस्तों। अब ये बताओ कुल जनसंख्या क्यों नहीं लिखा, सिर्फ ये बताइए, बैठ के बताओ कूल हो क्या आराम से, कुल जनसंख्या क्यों नहीं लिखा यहाँ भी कुल जनसंख्या। ओए रुक जा, ज्यादा आता है क्या तुझे? उसे बोलने दो, शाबाश वेरी नाइस, जवाब दे दिया इसमें। दोस्तों कुल जनसंख्या वो बताएगा, वो कॉर्नर पे बैठा। हाँ भाई, अबे तू ही वहां का देख रहा। हाँ श्रम बल क्यों आया यहाँ, कुल जनसंख्या क्यों नहीं आया? और अच्छी तरह जवाब दो, सही जा रहे हो तुम, और अच्छी तरह जवाब दो। अबे अच्छी तरह बोल कि कुल जनसंख्या में 15 साल से कम और 59 64 से ज्यादा भी शामिल है, क्या वे लोग बेरोजगार होंगे क्या? क्योंकि बेरोजगार की मीनिंग में तो ये नहीं है ना दोस्तों, ऐसे बोलना है भाई। दोस्तों क्या अगर हम वहां पे कुल जनसंख्या लिख दें नीचे लास्ट में कुल जनसंख्या, इसका मतलब है क्या? इसमें तो बच्चे भी शामिल हो गए और बुढ़े भी शामिल हो गए, क्या वो लोग बेरोजगार होते हैं क्या? ऐसे अभी मेरा बच्चा छोटे हैं 3 साल 2 साल के, कौन है तो क्या वो लोग बेरोजगार हैं? या मेरे पापा दोस्तों 65 साल के हो गए, क्या वो बेरोजगार हैं? दोस्तों वो तो रोजगार और बेरोजगार की मीनिंग में आते ही नहीं है, इसलिए श्रम बल बोलेंगे कि भारत के कुल श्रम बल में 15 से 64 के बीच जो लोग, वो भी कंडीशन, जो लोग इच्छुक हैं सक्षम है कार्य की तलाश में, अरे बोलो यस, उन लोगों में से जो लोग कार्य की तलाश में इच्छुक हैं सक्षम है लेकिन कार्य नहीं मिल रहा है, इनटू 100 इज कॉल्ड बेरोजगारी दर, ये भी कंडीशन। बोलो जी यस। आज आपके सामने रोजगार और बेरोजगार की मीनिंग नहीं, बेरोजगारी की मीनिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली स्पष्ट हो गई है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ क्लियर नहीं हुई क्या? दैट इज कॉल्ड बेरोजगारी। बोलो जी यस। दोस्तों ये आपको हम आगे बताते हैं, और बेरोजगारी से अगर मुझे ये देखना हो, जैसे कल की क्लास याद करो, सिर्फ अपन पढ़ाता नहीं है दोस्तों, अपन इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो कल हमने ये देखा कि गरीबी क्या होता है, गरीबी के प्रकार, गरीबी को कैसे मापते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सापेक्ष, पूर्ण गरीबी, जैसा पढ़ाया आपको, निरपेक्ष है ना, लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, लास्ट में दिखाया एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय, वैश्विक, फिर लास्ट में चल के आपको ये भी बता दिया कि भारत में गरीबी की स्थिति वर्तमान में दशा कैसी है, कि गरीबी कितनी है, और उसने देखा था बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से। बोलो यस। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे कि सर भारत में वर्तमान बेरोजगारी की स्थिति क्या है, तो दोस्तों हम नोट करके लिखेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में वर्तमान बेरोजगारी की स्थिति, वर्तमान बेरोजगारी की स्थिति अगर आपको कभी भी ये देखना है कि हमारे देश में बेरोजगारी कितने प्रतिशत है और बेरोजगारी का क्या आलम है, बेरोजगारी क्या है, तो दोस्तों तब हम देखेंगे किसे, तो मैं रेफर करता हूं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। दोस्तों दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। हमारे हिंदुस्तान में एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, हमारे भारत में एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है जो 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ था, और तब से हम अपने देश में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए इस आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की मदद लेते हैं। मतलब दोस्तों क्या है अभी और बताएंगे। पहली लाइन लिखो, यह 1 अप्रैल 2017 से प्रारंभ हुआ, यह 1 अप्रैल 2017 से प्रारंभ हुआ, इसी में लिखना है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यह 1 अप्रैल 2017 से प्रारंभ हुआ, राइट। और दोस्तों जब भी हम बात कर रहे हैं सर्वे, कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस। जब मैं बोल रहा हूं सर्वे, सर्वेक्षण, तो बताओ भारत में ये सर्वेक्षण कौन करता होगा? NSSO। अब जैसे हम NSO कहते हैं, ये होता है कॉमन सेंस। मतलब अगर हमने पढ़ाया नहीं लेकिन तुम्हें कॉमन सेंस है तो तुम पेपर का जवाब तब भी दे दोगे। इसलिए मैंने बोलता हूं कि सिलेक्शन ज्ञान नहीं कॉमन सेंस से होता है। हाँ लेकिन सिविल सर्विसेज में अंतिम सिलेक्शन सिर्फ ज्ञान से होता है, दोनों में बहुत अंतर है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन डे एग्जामिनेशंस, लाइक एक दिन में जाओ MCQ टिक करो, किस्मत अच्छी हुई तो गलत टिक हो गया, तब भी नौकरी मिल गई। कभी कभी होता है ऐसा? बोलो यस। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना हो, CCC टाइप करके टिक मार के आ जाओ, कुछ ना कुछ तो सी मारे जाएंगे सही। अरे बोलो यस, किस्मत अच्छी हुई तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर तो बिना ज्ञान की सिलेक्शन होता है यार, तुम लोग डर क्यों रहे? बस अच्छा कॉमन सेंस रखो, क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से पढ़ो, पेपर के एक दिन पहले कम से कम 12 घंटे की नींद लो, कम से कम 12, और शाम को किताबें फाड़ के फेंक दो। फाड़ के तो ना होता, फाड़ के नहीं, रख के नहीं, फाड़ के। क्योंकि दोस्तों रख के क्यों? क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अगली बार फिर पढ़ेंगे, फाड़ के। बस एक ही बार पढ़ना ही नहीं है कभी। सिलेक्शन हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। कौन है नॉट एला स्वैग होना चाहिए तुम्हारा। बोलो ऐसे ये पेपर एक दिन पहले सब जला दो, सब जला दो, और बढ़िया 12-13 घंटे की नींद लो, मूवी शूवी देखो। अगर दोस्तों कोई तो भैया आराम से उसको घुमाने फिराने भी ले जाओ। आए बोलो ऐसा नॉट दोस्तों, अगले दिन बढ़िया एकदम पेपर में जाओ। कौन सही है कि नहीं? और पेपर में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करो। नहीं तुम्हारे में नेगेटिव मार्किंग होंगी तो सी, अभी अगर तुझे सारे सी टाइप करने टिक मारने तो पढ़ाई क्यों करी बे? ये तो उनके लिए है जिनको जिनने पढ़ाई नहीं करी। क्या मैं तो जाऊंगा एकदम सी टाइप कर दूंगा यार, भर दूंगा सी। अबे तेरे लिए नहीं है सी,
जो नहीं पढ़ा उसके लिए, जो पढ़ा है वो बिल्कुल कूल होकर इत्मीनान से कॉन्फिडेंस से पेपर को टिक करे। अगर तुम दोस्तों कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, तो तुम्हारा आधे ज्यादा पेपर तो वैसे ही सही हो जाता है। कई बार क्या होता है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो आ भी रहा था वो भी भूल गए और रात भर टेंशन में थे दोस्तों, अरे बोलो ऐसे तो सोई भी नहीं हो, पता पड़े पेपर के दौरान नींद भी आ गई, है ना। कई सारे बच्चों की तुम्हें क्या पता बहुत समस्या होती, किसी की स्लीप साइकिल अलग होती, किसी किसी बच्चे की आदत होती रात में पढ़ता है दिन में सोता है, और दोस्तों उसकी आदत 1-2 साल से चली आ रही, पेपर दिन में हुआ, पेपर में भी सो रहा था दोस्तों, या सो नहीं रहा था तो उसका दिमाग एक्टिव नहीं था ना, क्योंकि उसने अपने दिमाग को 1-2 साल से कमांड दे रखी ना कि वो जाले में सोएंगे अंधेरे में जगेंगे दोस्तों, उसे जाला दिखती नहीं आने लगती होती, भले पेपर में उतनी नींद नहीं आएगी लेकिन वो होश में नहीं रहेगा टोटली। तो देखो मैं क्या बताता हूँ, जिसकी ऐसी आदत है वो 1-1.5 महीने पहले से स्लीप साइकिल को सुधारे, बेटा पेपर कॉन्फिडेंस से निकलता है, बार-बार बता रहे हैं, तुम्हें कोई टीचर बताए या ना बताए, ये हमारा स्टाइल है एंड आई हैव प्रूव्ड इट। लंबा चला जाएगा डिस्कशन, इसलिए बात नहीं करेंगे, इस पे आते हैं दोस्तों। ये जो कैलकुलेट होना शुरू हुआ वो अप्रैल 2017 से। दूसरी बात, इसे कैलकुलेट करता है एनएसओ, और एनएसओ आता है मॉस्पी के अंतर्गत, ये आप सब जानते हैं, चलिए सकते हैं इसका मापन एनएसओ, मतलब इसका मापन एनएसओ कॉमा मॉस्पी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लो दोस्तों, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और लिख लो, यह है सर्वेक्षण, यह सर्वेक्षण दोस्तों श्रम बल भागीदारी दर कॉमा बेरोजगारी दर कॉमा कॉमा मैं आपको कुछ भेज रहा हूं, आप बता दीजिए, कॉमा श्रमिक जनसंख्या अनुपात से संबंधित फिर ये वाला पेज खोल देना, से संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, राइट। एक मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक लाइन और सुन ले, ये लाइन तो लिख लेते समझ गए कि जो मैंने 3 चीजें पढ़ाई अभी आपको, हाँ जो मैंने एक मिनट रुकना, जो मैंने 3 चीजें पढ़ाई, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर, अगर मुझे इसका वर्तमान आंकड़ा देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? सही है, सही है। बस एक लास्ट स्टेटमेंट और दे रहा है इसके बारे में, और लास्ट स्टेटमेंट मेरा ये है, गौर से सुन लेना। अभी तक हमारे देश में ये जो श्रम बल भागीदार नहीं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये 2 तरीके से आता था, एक क्वार्टरली एक एनुअली। क्या बोला मैंने? साप्ताहिक नहीं, तिमाही और वार्षिकी, सही है। मतलब हमारे भारत में कुल मिलाकर सरल भाषा में बेरोजगारी दर के आंकड़े एक तिमाही आते थे और एक सालाना वार्षिक, लेकिन जनवरी 2025 में सरकार ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में चेंज किए और अब इसका जो आंकलन है वो मंथली भी आने लगा। तो बस एक लाइन में लिख लो दोस्तों कि जनवरी 2025 से इसकी रिपोर्ट मासिक भी जारी होने लगी, बोलो क्लियर है? तो दोस्तों थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा, अभी थोड़ा सा मुझे समझ लो कि ये तो हो गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, बोलो जी यस है, लगा दिया ना आपने, भेज दिया मैंने आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। चलो अब मैं आपको हमारे भारत में बेरोजगारी का वर्तमान आंकड़ा दिखाता हूं, बोलो दिखाऊं क्या? कि भारत में बेरोजगारी का वर्तमान आंकड़ा, कि भारत में बेरोजगारी कितनी है, वर्तमान अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं चूंकि मैंने आपको अभी तो बताया कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे देखते हैं, और उसमें और सुन लो मुझसे कि जब भी आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे देखना हो तो हम एनुअल वाला देखेंगे, बस ये भी सिखा देता हूं, वार्षिक वाला नहीं समझ पाए? क्यों वार्षिक वाला देखेंगे? क्योंकि दोस्तों हर महीने जो आंकड़े अब आ रहे हैं अभी तो आते नहीं थे, या तिमाही में आ रहे हैं, तो पगला जाएंगे ना कि हम 12 महीने और 4 बार साल में बेरोजगारी, रोजगार, श्रम बल, श्रमिक जनसंख्या अनुपात कैसे करेंगे? तो हमें सिर्फ वार्षिक देखना है, वो भी आपको वो भी नहीं देखना है इस बार अगर सिलेक्शन हो जाए तो। बोलो जी यस। तो देखो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, सिंपल यहाँ पे डालेंगे, अगर मिल जाता है तो दिखा देंगे, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2025। रुक जाओ, एक बात मैं और बताऊंगा आपको, एक बात और सुन लो मुझसे, बस सुनने वाली है, कुछ भी है नहीं। अभी तक इसकी जो रिपोर्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ईमानदारी से बताएं समझ में आ भी रहा है या नहीं? तो जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट है ये जुलाई से जून के बीच में आती थी, क्या बोला हमने? ठीक है, लेकिन दोस्तों 2024 से 2000 यह जनवरी से दिसंबर के बीच आने लगी। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी में घुसा हुआ एक लाइन है जो आपको पता होना चाहिए एक अच्छे विद्यार्थियों की तरह, कि भारत में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो आती थी कि भारत में जुलाई से जून के बीच 3 चीजें, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर, इतने प्रतिशत है, बोलो जी यस। लेकिन दोस्तों अब ये होने लग रहा है क्या? जनवरी से दिसंबर। चलो देखो दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो मैं सीधा एक दिन आगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 रिसेंटली कुछ आया क्या? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लाइक 15 इयर्स और लेफ्ट पीयर अकॉर्डिंग टू दोस्तों 17 दिसंबर भाई, कल ही है, अभी क्या है 18 है, यस कल का ही है, तो लिख रुको मैं देखूंगा। दिस इज द सोर्स मंथली बुलेटिन है अक्टूबर 2025 का। दोस्तों मैं से नहीं देखूंगा, ये मेरे काम का नहीं है, मंथली है ना ये, क्या नहीं हम मंथली नहीं देखेंगे, दिसंबर में आएगा वो भी नहीं, हाँ वो तो 25 का जनवरी से दिसंबर के बीच में आ रहा था ना, तो वो देखेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, मैं इसको रेफर बिल्कुल नहीं करूंगा। हालांकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि भारत में बेरोजगारी दर, आप जरा ध्यान से इसको देखिए, अगर हम बात करें कि दिस इज लिखा ना ये देखो अक्टूबर 2025, तो चूंकि मंथली आ रहा है ये, इसलिए अक्टूबर की रिपोर्ट दिसंबर में पब्लिश हुई। दोस्तों इसके अनुसार जो बेरोजगारी दर है भारत में वो है 5.2%, मतलब हमारे देश में 5.2% लोग बेरोजगार हैं। बट दिस रिपोर्ट इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि मैं मंथली रिपोर्ट्स नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मंथली रिपोर्ट्स हमारे काम की नहीं है। ये देखो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे तो चेंजेस के बारे में बताएगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको देखते हैं, नो ये भी हमारे काम का लाइक मंथली बुलेटिन है सितंबर 25 का है। अभी भी मैंने आपको बताया ना कि जनवरी से मंथली आने लग रहा है, पहले मंथली नहीं आता था। चलो ये भी हमारे काम का नहीं है, हम सिर्फ अपने काम की बात करते हैं। चलो इसको देखते हैं क्या है, अरे तो पीडीएफ ही जाएगी, ये भी हमारे काम। इसमें तो ये बताया कि मैंने भी आपको बताया कि जनवरी 2025 में कुछ परिवर्तन हुए, तो वो सब इसमें लिखे होंगे, क्या परिवर्तन हुए वो काम करने हम सीधी वेबसाइट पे जाएंगे, मॉस्पी की वेबसाइट पे जाएंगे, और मॉस्पी की वेबसाइट से हम निकालेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2025 हटा देते हैं और सीधा ले देते हैं मॉस्पी की वेबसाइट पे जाएंगे। ये तो पीडीएफ हो गया, ये हो गया प्रकाशन पर रिपोर्ट। ये देखो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें लुक एट दिस, यहाँ पे देखो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे मेरे सामने। देखिए दोस्तों पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डैशबोर्ड क्या है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको देखते हैं क्या आता है, तो समथिंग इज लोडिंग। ये देखिए
तो यहाँ पर ये सब क्या है देख लेते हैं दोस्तों। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा और क्लियर डेटा आपको देता हूँ, सो दैट अगर हम बात करेंगे पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, इन्हें थोड़ा सा वेबसाइट को अभी भी चेंज किया है कुछ दिन पहले, लेकिन लेटेस्ट रिलीज ये देखते हैं पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे लेटेस्ट रिलीज। देखो ये कह रहे हैं मंथली सितंबर अक्टूबर नवंबर, बोलो जी यस है। अपन को इन सब का डेटा नहीं चाहिए है ना, तो नहीं मैं तो आपको 2024 का देना चाहता ना कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024। डैशबोर्ड में देखें, डैशबोर्ड तो ये लेटेस्ट रिलीजेस ये हो गया, डेटाबेस माइक्रो डेटा पोर्टल ई संख्या नहीं मेटा डेटा क्या है ये सब। तो दोस्तों चलो थोड़ा सा यहाँ पे अपन एक काम दूसरा कर देते हैं, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो आप लोग, क्योंकि मैं ऐसा डायरेक्टली आपके सामने इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि कल आप यहीं से निकालेंगे, बोलो जी यस। ऐसे भी मैं पढ़ा भी दूंगा, अगर आपको निकालना नहीं आता है तो सारा बेकार हो जाएगा आपके लिए, तो हो जाएगा ना सारा, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको कमांड दे देंगे मॉस्पी 2024, ऐसे लिख देते हैं जैन 2024 से दिसंबर 2024। ये लो अब शायद कुछ आएगा, देखो दोस्तों 28 अप्रैल 2025, ये देखिए दोस्तों दिस इज द पॉइंट, मुझे जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, फरवरी 25 का तो अभी आएगा, कॉमन सेंस है इतना। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे देश में ये मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ और ये क्यों पढ़ा रहा था वो भी बताऊंगा, आपके एग्जाम में अच्छे अच्छे सवाल आते हैं यहाँ से, क्या आते हैं वो भी समझाऊंगा, बस आपको इतना समझ देना था। ये पढ़ो आप, ये पढ़ो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे लोग पढ़ो क्या लिखा। श्रम बल भागीदारी दर जनसंख्या नहीं श्रमिक जनसंख्या अनुपात बेरोजगारी दर दिसंबर 2023 और देखो इसमें दो दिए गए, एक दिसंबर 2023 का भी है और 2024 का भी है, बोलो जी यस। आप जरा गौर से सुनेंगे तो चूंकि आपको ये वाली फाइल तो मिली जाएगी, लेकिन आपको ये वाली फाइल देता हूं मैं क्योंकि बाद में ये वाली फाइल नहीं मिलेगी, तो ये मैं आप लोगों को दे देता हूं सो दैट आप घर पे बैठ के आराम से लिखेंगे। बोलो लिखेंगे क्या, इसको मैं सेव कर देता हूँ कैप्चर डेस्कटॉप, चलो ये लो दोस्तों यहाँ पे मैं लगा भी देता हूँ आपके लिए डेस्कटॉप, देखो कैप्चर ये आ गई, टीचर बहुत स्मार्ट है आपका, कमाल ये स्मार्ट, ये लो दोस्तों। तो ये हो गया, पहली जीवन में मैंने ऑनलाइन क्लास दी थी 2016 में, विद्या माता कसम, राइट 2016 नहीं 2015 के सितंबर अक्टूबर में, तभी आप बहुत पुरानी वीडियो एक वीडियो पड़ी है, मुझे कई समय से दिखी नहीं यूट्यूब पर, तो ब्लू कलर की मैं शर्ट पहने हूँ और उस समय मैं बिल्कुल क्लीन शेव रहता था एकदम, लड़का बहुत जवान भी था, आज से 9 साल पहले की बात है, 10 साल, अरे बोलो ऐसे बिल्कुल जवान लड़का था। एक इंग्लिश मीडियम बेस्ट था, एक साउथ की एक कोचिंग थी, उस कोचिंग में पढ़ाया था मैंने, तो उन्होंने पहली बार यूट्यूब पे मेरी क्लास डाली, तो दोस्तों और वो इंग्लिश मीडियम का बेस्ट था 2015 के एंड या 16 में, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा, तब मैंने पहली बार पढ़ाया। और पहली बार दोस्तों ऐसे मैं कुछ भी बोलूंगा तो मैं बहुत अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन 2018 से मेरा खुद का ऑनलाइन सेटअप है मेरे पास, जब भारत में किसी भी टीचर के पास ऑनलाइन सेटअप नहीं था, इस बात को मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं और ये सारे मेरे कलीग जानते हैं, जितने भी टीचिंग टीचर्स हैं सब, जो सब चीजें हमारे घर पे अलग से सेटअप, और भी सिंस 2018 ऐसे 3 बोर्ड खराब हो चुके मेरे दोस्तों, तो बहुत टेक्निकली एक्सपर्ट्स भी हम अपने, बस ऐसे ही थोड़ा सा बता रहे हैं अपने बारे में, तुम सुनना नहीं चाहो तो भी बताएंगे, राइट। तो मतलब हमें मल्टी डायमेंशनली हमें एक्टिव होना होता है, बोलो जैसे बहुआयामी तरीके से एक्टिव, नहीं समझेगा। हमारे घर पे कभी कोई प्लम्बर नहीं आता क्योंकि प्लम्बरिंग का काम नहीं करता दोस्तों, हमारे घर पे कभी कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आता क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का काम भी नहीं करता, बोलो जी सुना। तो आपको विश्वास नहीं होगा तो नहीं मानो तो मैं क्या करूं, लेकिन हाँ बड़ा जब फॉल्ट हो जाता है, बड़ा फॉल्ट जैसे पता पड़े ज्यादा बड़ा कहीं दीवार के अंदर से पानी लीक हो रहा तो मैं प्लम्बर को बुलाता, राइट। और जैसे कभी बड़ा फॉल्ट हो गया कोई, छोटे मोटे मुझे सब आते, पूरी इंटरनल वायरिंग से लेकर फेज न्यूट्रल एवरीथिंग, और ये मैं करता भी हूं। आज मेरे घर पे इतना बड़ा बॉक्स है मेरा जिसमें बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन से लेकर सब कुछ है, राइट। तो दोस्तों ऐसा आपको हमेशा मल्टी डायमेंशनल रहना है, कौन ऐसा, तो इसलिए मेरी बीबी बहुत खुश रहती मुझसे तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अपन को ऐसे मल्टी डायमेंशनल रहना है, बोलो जी सर। तो ऐसे सही सही समझ गए कि नहीं दोस्तों। कुकिंग इज माय हॉबी, फ्री टाइम में मैं कुकिंग करता हूं, और कुकिंग में ये नहीं कि मटर पनीर बना रहे हैं दोस्तों, कुकिंग का मतलब बढ़िया बढ़िया दोस्तों केक्स अलग अलग टाइप के, कुकिंग का मतलब है कभी थाईलैंड डिशेस, कभी दोस्तों अलग अलग बढ़िया डिशेस, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल वाली, बोलो जी ऐसे। तो ये हमारा शौक है फ्री टाइम में, जब घर पे रहते हैं ऐसे भी 30 तारीख को जाएंगे और 7 को वापस आएंगे, तो 9-10 दिन 7-8 दिन क्या करेंगे दोस्तों, बीबी को खुश करने के लिए किचन में काम करेंगे, बोलो जी ऐसे। कभी जरूरत पड़ी तो बर्तन भी मांज देते हैं दोस्तों, नहीं समझे क्या है, तभी ऐसा ऐसा बनना है ना हम लोगों को। अभी अभी मैं देखता हूँ कि हमारे हाथ दूसरे जानने वाले लोगों का तलाक का केस चल रहा है कोर्ट में, नहीं समझे क्या दोस्तों। कभी बीबी ने झाड़ू लगाई तो पीछे से पूछा मार देते हैं नहीं समझे क्या। तो ये तो हमारे जीने का तरीका है कि नहीं। तो दोस्तों ऐसे पूछो लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ ऐसा होना चाहिए दोस्तों, तो ये तरीका है, नहीं समझे क्या। तो यही है बेटा, तुम लोगों को बताएंगे कभी बीबी को कैसे खुश रखें, क्लास देंगे याद देगा दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो जरा देखिए दोस्तों, बस रोको। अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत में वर्तमान बेरोजगारी कितनी है, तो ये वर्तमान आंकड़ा है बिल्कुल लेटेस्ट, इसके अनुसार जो ये कहां चला गया तो सोचना चाहिए, इसके अनुसार जो बेरोजगारी दर है भारत में रूरल अर्बन दोनों का मिलाकर ऑल इंडिया लेवल पर परसेंट, जैसे 3.2%। तो अगर मुझसे अगर आप पूछेंगे कि भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं और बेरोजगार, तो हमारी सरकार के आंकड़े कहते हैं कि मात्र 3.2% लोग बेरोजगार हैं। लेकिन आप समझे नहीं, इसमें मैंने जितनी भी चीजें आपको सिखाई अभी 1 घंटे से, कि इसमें आप प्रेग्नेंट वुमेन्स को हटा दो, इसमें आप लोगों बेकारियों को हटा दो। एक और बताते हैं, कोई बंदा दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन जैसे आप लोग विकलांग कहते हैं क्योंकि आप कम पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी विकलांग नहीं बोलना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट विकलांग इज अ काइंड ऑफ गाली दोस्तों। विकलांग शब्द यूज नहीं करना, पहले बोलते हैंडीकैप है तो डोंट यूज द वर्ड हैंडीकैप एवर दोस्तों। अगर अंधे को कोई अंधा कहेगा तो उसे कैसा लगेगा सोचो। तो ऐसे हैंडीकैप विकलांग एक तरीके की गाली है, और हमें शब्द यूज करना है दिव्यांगजन, हमें इंग्लिश में वर्ड यूज करना है फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड दोस्तों। उनकी कैटेगरी का नाम है क्या, फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड, मतलब वो लोग भी सक्षम है लेकिन दूसरे तरीके से दोस्तों। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, एक इशाक अहमद जी हैं, वो केंद्रीय विद्यालय में इस समय प्रिंसिपल है और 100% उन्हें नहीं दिखता है, इवन रोशनी भी नहीं जमती उन्हें, मतलब ये भी पता नहीं चलता कि रोशनी में अंधेरे में, और ही इज द प्रिंसिपल। ऐसे मेरे कितने जानने वाले हैं दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एस्टीम्ड पोजीशन। क्योंकि दोस्तों मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, तो हमारे ड्यू में तो हमारे बैचमेट ही थे बहुत सारे 3-4 लोग जो 100% विजुअली इंपेयर्ड थे, तो है वो। मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे रहा हूं ऐसे, क्यों हम कभी विकलांग नहीं कहेंगे, हम उन्हें दिव्यांगजन कहेंगे, क्योंकि वो लोग भी हमसे ज्यादा सक्षम है लेकिन वो दूसरे तरीके से, इसलिए बोलते हैं फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड। इज इट ऑलराइट। चलो दोस्तों, हाँ तो मैंने कहा कि अगर इन लोगों में मैंने डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांगजन को हटा दिया,
प्रेग्नेंट वुमेन्स को हटा दिया, भिखारियों को हटा दिया, या जो स्टूडेंट मास्टर्स कर रहे हैं उन सबको हटा दिया। अब हमारे श्रम बल में जितने लोग बचे, वही वाली जो मैंने बताई थी, इच्छुक, सक्षम, तलाश में और काम मिल नहीं रहा या काम कर रहे हैं, दोस्तों ऐसे लोगों में कितने लोग क्या है, गरीब। जैसे बेरोजगार, जैसे मेरा एक दोस्त है मोंटी यादव, दोस्त के पास जानने वाली है, मोंटी यादव दिल्ली में रहता है और दोस्तों वो कोई काम नहीं करता, वो कोई, तो मैं मोंटी यादव को बेरोजगार कहती नहीं हूँ, क्योंकि आज तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह सिखा दिया ना, यही तो इकोनॉमिक्स पढ़ा कि बेरोजगार कैसे कहेंगे कि वो काम के लिए इच्छुक हो, क्या हो, सक्षम हो। भाई वो इच्छुक ही नहीं है। अब आप पूछो क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बाप की बहुत प्रॉपर्टीज है, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए महीने का रेंट आता है उनके यहाँ। तो बताइए क्या वो बंदा काम करेगा? करेगा क्या? पागल है क्या दोस्तों? मुझे भी इतना आने लगता, मैं यहाँ पर कर रहा था, बीबी पास रहता अपनी। अब तो और ज्यादा समझ गया क्या? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा समझ में आ रहा है, कुछ और समझ में तो नहीं आ रहा तुम लोगों को? दोस्तों अगर मैं बात करूं एजुकेशन में, या वो भिखारी है, बेगर्स हैं, या वो मोंटी यादव जैसे लोग हैं, मुझे लग रहा आप लोग बात समझ गए। बोलो जी सर, दोस्तों दिस इज कॉल्ड, तो मैं भी पहुंच जाता हूं। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, बेरोजगारी जाल। बोलो जी सही है नहीं दोस्तों? तब भी मन लगाओ। अरे बोलो ऐसे दोस्तों, मंदिर में जाओ, भगवान को खूब बेवकूफ बनाओ कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं अपनी में जो कार्यबल है वो कितना है? मात्र 57.7%। बोलो क्या है? 57.7%। समझ में आ गया? 15 और 1964 के बीच इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग काम भी कर रहे हैं और कुछ इच्छुक भी हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, बेरोजगारी इधर आ गया। अगर आप समझ गए, चलो यहाँ देखो, आपके एग्जाम में या तो 3 आंकड़े ये पूछ सकते हैं कि भारत में कुल श्रम बल कितना है, या कुल ये नहीं पूछेंगे, ज्यादातर ये कभी नहीं पूछते, ये पूछेंगे या ये, लेकिन आप तो ऐसे पूरा करके जाओ। दूसरा सवाल क्या आता है दोस्तों? कई बार जब सवाल पूछेंगे तो पूछेंगे भारत में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में है 2.5% और शहरी क्षेत्र में है दोस्तों 5%। ये पूछेंगे आपसे कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और शहरी क्षेत्र में। तो देखो कई बार आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि भारत कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूछेंगे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र से कम बेरोजगारी है। देखो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ज्यादातर बेरोजगार कहाँ है? शहरों में है। बोलो जी आनंद आ रहा है कि नहीं ना? या और अच्छा स्टैंडर्ड का कोई एग्जामिनर ने सवाल बनाया तो वो क्या पूछ लेंगे कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का श्रम बल कितना है? ये दोस्तों 45.8%। देख लो दोस्तों, नहीं समझ पाए क्या? समझ गए कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का श्रम बल भागीदारी दर कितना है? इज इट ऑलराइट? बस ये पूछते हैं। या कभी कभार बहुत अच्छा बना तो भारत में श्रम बल भागीदारी दर महिलाओं का कितना है? 40.3। तो जो मैंने अंडे बना दिए, बस किस्मत अच्छी हुई तो यही पूछा जाएगा, और बुरी हुई तो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। बोलो जी यस, है ना? और बस यही क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ये आप लोगों को बाद में लिखना है घर पे बैठ के, अपनी जगह छोड़ दीजिए इसके लिए, और फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ तक सबने लिख लिया है? आनंद आ रहा है सबको? अब दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आते, फिलहाल वो तो बिल्कुल नहीं आते जो मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा। तो क्यों पढ़ा रहा? क्योंकि दोस्तों एक फाउंडेशन भी तो बनाना था, या आते तो लास्ट के यही आ जाते, या कुछ भी आ सकता है दोस्तों आने को, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो एक ही सेक्शन से आता है जो आप पढ़ाएंगे, और हेडिंग है मतलब 95% सवाल यहां से आएंगे जो आप पढ़ाएंगे। कभी कभार पीछे से जो है वो भी आते हैं। बोलो जी यस ना? दोस्तों जरा ध्यान सुनना, बेरोजगारी का सवाल सिर्फ एक ही सेक्शन से आता है, और वो है ये बेरोजगारी के प्रकार। खत्म बात। आपने भी जब बेरोजगारी के कभी एमसीक्यू लगाए तो यही सवाल पूछा आपसे, बोलो यही पूछा। बस टीचर दोस्तों आपको जो बोल रहा है वो बहुत ईमानदारी से बोल रहा है, और दोस्तों टीचिंग मेरा सिर्फ पेशा ही नहीं बल्कि मेरा बड़ा शौक है, और इसलिए अपने स्टूडेंट्स को गुमराह नहीं करते। अपन इसलिए नहीं पढ़ाते दोस्तों कि काम कोई मिल नहीं रहा या बेरोजगार है इसलिए पढ़ाने आ जाए। अपन को पढ़ाने में आनंद आता है दोस्तों, आनंद, असीम आनंद आता है। मतलब अगर 4-5-6 दिन ना पढ़ाएं तो चुल अलग सी मचने लगती दोस्तों, लगता है क्या ही हो दोस्तों, फिर अपने घर वालों को पढ़ाने लगते नहीं देखा, कभी ये ज्ञान दे रहे कभी वो दे रहे, है कि नहीं? तो इसलिए आप घर वाले परेशान हो जाते, फिर वो लात मार के पटना भेज देते, कहते अब तुमसे नहीं पढ़ना मुझे, नहीं समझेगा? तुम्हें क्या लगता है? बहुत परेशान है लोग, क्योंकि टीचर की आदत है ना ज्ञान देने लगना, घर में कोई भी आ रहा उसी को ज्ञान देने लगे, फिर याद आता भाई ये क्लास तो नहीं थी दोस्तों। ये बेरोजगारी के प्रकार देखते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत सुनना है। एक एक करके आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना मैं आपको पीडीएफ लिखी दिखाई दूंगा, घर पे भी लिख सकते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा मन में आए आपके, वो आपकी मर्जी है, मेरा कोई इसमें नहीं है। बेरोजगारी के प्रकार में मैं आपको अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी पढ़ाऊंगा, राइट? जैसे सबसे पहले एक होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोलते हैं मुक्त या बोलते हैं खुली बेरोजगारी। क्या अभी तक क्लास है ना अपनी? मुक्त या खुली बेरोजगारी, ध्यान से सुनना है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक लाइन में बोले तो जब किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में आप लिखने का प्रयास भी नहीं करो तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में रहूंगा। इससे अच्छा बेहतर होगा पेन रख दो और चुपचाप डॉक्टर भरत को सुनो, आनंद अपने आप आएगा आपको। बोलो जी यस। घर पे लिख लेना, टाइम होगा नहीं होगा तो तुम जानो दोस्तों, तुम्हारा काम जाने। मैं थोड़ा ना कहता कि पेपर अभी और अभी पढ़ने आओ दोस्तों, पहले पढ़ लेना चाहिए। मैं रोज रोज सिखाऊंगा कि जो गलतियां तुमसे हुई वो तुम भी किसी को सिखाओ जाकर, कि बेटा पेपर जब सर पे आता है तब नहीं पढ़ते हैं 1 साल पहले, और हमेशा 1 साल तैयारी करते हैं, रिवीजन, फिर पेपर देने जाते हैं और एक बार में हो जाता है, राइट? तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने रणनीति गलत बनाई। अब रणनीति गलत बनाई तो सफलता बहुत मुश्किल से मिलेगी, इसलिए रणनीति हमेशा अच्छी होनी चाहिए जीवन में। तो दोस्तों बात तो समझ रहे हैं आप हमारी? नहीं समझ रहे क्या? है कि नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छी तरह समझो, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को एक लाइन में बताते हैं। जब किसी एक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार होते हैं उसी को बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मुक्त बेरोजगारी। जैसे इसका एग्जांपल देखना है तो अपने अगल बगल देख लो दोस्तों, बड़ी मात्रा में बेरोजगार बैठे हैं, इसी को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बोलो सही है? दूसरा एग्जांपल देना है तो जैसे हमारे गांव में चले जाओ इस समय दोस्तों, ठंडियों के मामले में, ठंडियों में स्पेशली, तो तालाब के किनारे बहुत सारे लोग बैठे दोस्तों। तालाब बोले तो तालाब के किनारे बहुत सारे 150-200 लोग बैठे रहते हैं हमेशा दिन भर, धूप ले रहे, और गर्मियों में दोस्तों पेड़ के नीचे बैठे, कोई दोस्तों घिस रहा है, अरे बोलो यस, कोई बीड़ी भोंक रहा है, बोलो यस। तो दिस इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को हम दृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। ध्यान सुनना है मुझे, क्या कहते हैं? दृश्य बेरोजगारी, क्योंकि आप इस बेरोजगारी को देख भी सकते हो, क्योंकि बड़ी मात्रा में बेरोजगार दिखते हैं, इसको बोलते हैं दृश्य बेरोजगारी। मतलब जब जहां किसी एक क्षेत्र से बताएंगे, किसी एक क्षेत्र में जब श्रमिक जनसंख्या ज्यादा हो लेकिन कार्य की अपॉर्चुनिटीज कम हो, इस कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं समझे क्या? श्रमिक जनसंख्या, मैंने कहा जो श्रम बल ज्यादा है लेकिन कार्य की अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार रहेंगे तो उसको बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरी बात, पहले तो मैंने गांव में एग्जांपल दिया, दूसरा दोस्तों बहुत सारे लोग जब ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, एंड व्हेन दे डोंट फाइंड जॉब हियर दे क्रिएट द सिचुएशन ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र में कार्य के लिए पलायन करते हैं और जब उन्हें शहरों में रोजगार नहीं मिलता है तो वो मुक्त बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मुक्त बेरोजगारी। क्या बहुत अच्छी तरह बात समझ में आई ना?
दोस्तों अगर हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को देखना चाहते हैं तो ये रहा, आप जल्दी से इसको पढ़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मुक्त बेरोजगारी। बोलो जी, जल्दी से पढ़ो जोर से। भ्रष्ट बेरोजगारी भी कहते हैं जब कोई व्यक्ति कौशल शिक्षित कार्य के लिए तैयार है लेकिन उसे कार्य ना मिले। मैंने कहा आपसे क्योंकि दोस्तों क्योंकि कार्य की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कार्य के अवसर ही नहीं है। नेक्स्ट मैंने कहा जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग क्या हो, बेरोजगार। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बात समझ गए? दूसरे प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे मैं कहता हूं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत गौर से समझ लो, क्या कहता हूं? मौसमी बेरोजगारी। मुझे लग रहा है अधिकांश बच्चे समझ गए। मौसम में परिवर्तन और लोग बेरोजगार, समझ में आ गया। जब मौसम में परिवर्तन होने के कारण लोग क्या हो जाए, जैसे मान लो मेरे गांव में रबी फसल होती है, विंटर क्रॉप है ना, और दोस्तों तो लोग लाइक अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक तो रोजगार के केस में रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मौसमी बेरोजगारी। दूसरा एग्जांपल, द पीपल हु आर वर्किंग इन द आइसक्रीम फैक्ट्रीज। जो लोग आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते हैं दोस्तों, तो आइसक्रीम फैक्ट्रीज क्या होती हैं, गर्मियों में चलती हैं। तमाम सारी आइसक्रीम फैक्ट्रीज गर्मियों के बाद खत्म हो जाती हैं। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास दोस्त हु आर वर्किंग इन द लाइक शुगर मिल्स, जो चीनी मिलों में काम करते हैं। तो आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में चीनी मिल खुलती है जब गन्ने आते हैं, और मार्च अप्रैल तक शटडाउन, फिर 6-7 महीने बंद है। दोस्तों दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। बोलो समझ में आया ना? तो अगर मौसमी बेरोजगारी की बात करते हैं तो व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बस एक लाइन में पढ़ लो जल्दी से। और लोग बेरोजगार, कृषि, आइसक्रीम फैक्ट्रीज एंड ऑल। बोलो समझ गए? एक और होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। एवरीवन, क्या क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया आपको? क्या बोलते हैं इसे? व्यापार चक्र है, व्यापार। और यहाँ क्या होता है, रिसेशन, मंदी। और मंदी के समय देश में मनी सप्लाई क्या होती, और लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार। तो जब मंदी के समय लोग क्या हो जाए, बेरोजगार, उसे बोलेंगे चक्रीय। जल्दी पढ़ लो दोस्तों, चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र में परिवर्तन, टिंग टिंग टिंग। बोलो समझ में आया? हाँ बोलो। एडी और सीएस का लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारे लिए नहीं है, तुम छोड़ दो। एडी तुम्हारे लिए नहीं है दोस्तों। और अभी क्या, अभी समझ में आ गया दोस्तों? बाकी हमारे कितने स्टूडेंट जानते हैं, हाथ ऊपर करो, ये क्या है? बस 2-4% नहीं जानते, मैं उनकी चिंता भी नहीं करता, क्योंकि जो अपनी चिंता नहीं करता मैं करके भी क्या कर लूंगा। कौन ये सुनो, ये सब पढ़ा चुके हैं, एक ही बार पढ़ाते हैं दोस्तों। जब एक ही बार, ये तो अपने आप तुम्हें पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, उत्पादन कम, बेरोजगारी ज्यादा, हो गया काम। मेरे प्यारे साथियों, एक और होता है, बहुत गौर से सुनेंगे। एक मुक्त बेरोजगारी समझ गए, मौसमी समझ गए, चक्रीय समझ गए, एक और सीखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में फ्रिक्शन, फिजिक्स में पढ़ते हैं घर्षण, तो हिंदी में घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर, बस एक लाइन में सुनेंगे। यह एक प्रकार की अल्पकालीन बेरोजगारी है। ध्यान सुनना, जब कोई व्यक्ति बढ़िया एकदम चल रहा था, चलते चलते फिसल जाए तो कभी कभी फिसलेगा ना, तो बस फ्रिक्शन, जब उसका फ्रिक्शन खत्म हुआ तो फिसल गया। इतना तो साइंस आती है। तो वैसे याद रखना है कि फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक, मतलब जब कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाए बोलते हैं फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल जैसे एक लाइन में बोलेंगे, बहुत गौर से सुन लेना। आज मैं केजीएस में काम कर रहा हूं, आनंद मान लो कल आना बंद हो जाए तो कल मैं कहीं और काम ढूंढूंगा। अरे बोलो यस। तो हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन अपने घर पर बिना काम के बैठूं। तो स्विचिंग जॉब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हम एक जगह कार्य छोड़कर दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं तो ड्यूरिंग दैट पीरियड 2, 4, 5, 10 दिन के लिए हो सकता है हम बेरोजगार रहें। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं समझिएगा? दूसरी बात दोस्तों, दूसरा एग्जांपल देता हूं। ड्यूरिंग द स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जब स्ट्राइक हो या लॉकआउट हो, स्ट्राइक हड़ताल, लॉकआउट तालाबंदी। दोस्तों जब किसी कंपनी के एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स तो आता ही होगा, कर्मचारी और नियोक्ता, जब किसी कंपनी के एम्प्लॉयर्स का कहना ना माने तो जो मालिक है, एम्प्लॉयर है, वो कहते तालाबंद, निकलो, एक हफ्ते बाद आना। सो दोस्तों दिस इज तालाबंदी। स्ट्राइक हड़ताल तो आप जानते हैं, जब किसी कंपनी के एम्प्लॉयीज की बात ना माने तो एम्प्लॉई काम करना बंद कर दें, हड़ताल। तो बताओ दोस्तों, ये जो हड़ताल है या तालाबंदी है, ये तो 2, 4, 5, 10 दिन के लिए होती है। तो उस बीच वो लोग क्या हो गए, और फिर क्या मिल गया, रोजगार। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो समझ में आया? इसी को हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। कौन सा? सर्च, क्योंकि इसमें लोग काम को छोड़कर कहीं ना कहीं काम ढूंढते हैं, इसलिए इसको हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं ना। लुक एट दिस, पढ़ लो जल्दी से एक एक करके। तो यह एक अल्पकालीन बेरोजगारी है। रुक जाओ, ऐच्छिक बेरोजगारी। अभी रुको, नहीं, मैं बताऊंगा। हम बेरोजगारी को 2 तरीके से समझते हैं। कितने प्रकार से? एक ऐच्छिक बेरोजगारी और एक अनैच्छिक बेरोजगारी। प्लीज फोकस करना। कौन सी? बताइए। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है, ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है बहुत अच्छी तरह, जब कोई बंदा अपनी इच्छा से बेरोजगार है, खत्म बात, उसे बोलेंगे ऐच्छिक। और अनैच्छिक वही जो बेरोजगारी की मीनिंग है, जो आपको लिखा है, इच्छुक, सक्षम, तलाश में, मजदूरी दर पर तैयार, लेकिन काम ना मिले, दैट इज अनैच्छिक बेरोजगारी या बेरोजगारी एक ही बात है। जैसे मोंटी यादव ऐच्छिक बेरोजगारी का शिकार है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। तो दोस्तों वो काम ही नहीं ढूंढता है, ना इच्छुक है ना सक्षम है, मैं सक्षम तो छोड़ो, इच्छुक ही नहीं है। तो इसका मतलब है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसी को हम ऐच्छिक बेरोजगारी भी कहेंगे। अभी तो बताया मैंने आपको कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, फिर बाद में कहीं और ढूंढूंगा, तो अपनी मर्जी से मैं बेरोजगार हो गया ना, तो इच्छा से ऐच्छिक बेरोजगारी। समझ में आ गया ना? इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग इसे सर्च अनएम्प्लॉयमेंट या टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्पररी दोस्तों, जैसे लोग छोड़ो, हो गया स्ट्राइक, लॉकआउट, समझ गया दोस्तों। इसी का जस्ट उल्टा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, दीर्घकालिक बेरोजगारी। समझदार लोग समझ गए। जब लोग थोड़े समय के लिए क्या हो जाए, फ्रिक्शनल, जब कोई लंबे समय तक क्या रहे, बेरोजगार, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। इज इट ऑलराइट? अनएम्प्लॉयमेंट का एक और टाइप सीखो, बहुत आनंद आएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और देखो, पहले हमने पढ़ा है ओपन, मुक्त, मौसमी, चक्रीय, घर्षणात्मक। चारों चीजें दिमाग में चिपक भी गई तुम्हारे जाके, बोलो चिपक गई पक्का। अब संरचनात्मक भी चिपका देंगे, सुनना बस। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चर, इकोनॉमी का संरचना, इसे समझेंगे। पहले इसकी मीनिंग समझो, बाद में सिखाएंगे। जब एम्प्लॉयर्स, नियोक्ता, काम देने वाले, एम्प्लॉयर इतना तो समझते हैं, मालिक लोग, जब एम्प्लॉयर्स जिस कौशल के विकास, जिस कौशल के लोगों की तलाश में है, और एम्प्लॉयर जिस कौशल की तलाश में, जिस कौशल के लोगों की तलाश में है, और जिस कौशल के लोग एम्प्लॉइज बनने के लिए हैं, इनके बीच जब मिसमैच हो जाए, बेमेल हो जाए, इनके बीच बेमेल, मिसमैच, मुझे लगा समझ गए। इसे कहते हैं संरचनात्मक। इकोनॉमी की संरचना में समस्या आ जाए, मैं एग्जांपल दूंगा, आपको सब सिखाऊंगा। अन ग्लोबल स्टडीज एम्प्लॉयर, मान लो आप लोग
एम्प्लॉय नहीं हो, एम्प्लॉय बनना है। मान लो आप लोग काम ढूंढ रहे, मैं काम दे रहा हूँ, मेरी कंपनी है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक बंदा चाहिए, जैसे सारी ऑनलाइन क्लासेस सेट करनी आती हो, यूट्यूब पे क्लास चलाना आता हो, जो आप पोस्टर देखते, थंबनेल, क्रिएटिव्स, इसकी डिजाइनिंग आती हो, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर जैसे सॉफ्टवेयर आते हो, मैं ऐसे बंदे की तलाश में हूँ। मान लो ये आ गई काम देखने मेरे पास, मैं हाँ जी कंप्यूटर आता है, कह बस सर वर्ड आता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं पड़ा, तो हमने कहा निकल लो। दोस्तों मैं जिस कौशल की तलाश में हूँ, इसके पास जो कौशल है, दोनों में बेमेल हो जाए तो ये बेरोजगार होगी, इसे कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। बोलो समझ में आया? समझ गए? पक्का? या दोस्तों आजकल हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब इकोनॉमी में, बहुत चीजें समझना, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, ऐसा समझो, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, मतलब इकोनॉमी का संरचनात्मक परिवर्तन हो जाए। जैसे बाजार में नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, रिएक्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एप्लीकेशन वेबसाइट्स वगैरह ड्रॉ होती हैं, बनती हैं, या एक सॉफ्टवेयर है नोड जेएस। दोस्तों आजकल टाइम चल रहा है नोड जेएस, रिएक्ट जैसे सॉफ्टवेयर का, और कोई बीटेक करके कंपनी में लगा है, और वो अभी भी जावा, पीएचपी, इन सब पे लगा, प्लस सी प्लस प्लस। अब दोस्तों जब इकोनॉमी के अंदर अधिक आधुनिकता आ जाए लेकिन लोगों के अंदर इतनी आधुनिकता ना आए, दिस इज कॉल्ड संरचनात्मक बेरोजगारी। बोलो समझ पाए? बढ़िया। और याद रखना भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। ये पेपर में पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी कौन सी है, दैट इज कॉल्ड संरचनात्मक। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए। तो बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी का एक दूसरा भाई है, इसी का एक दूसरा, दैट इज टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, या संरचनात्मक में मैं दूसरी बात भी बताता हूँ। राइट दोस्तों, कह रहे हैं वाह सर क्या बात है, ऐसे ही सब याद कर दिया, ये भी कभी नहीं भूलेंगे। रोहित पाल बोल रहे हैं, थैंक यू रोहित। दोस्तों दूसरी बात सुनना मुझे, और सुनो मुझे अभी संरचनात्मक में थोड़ा और सुनाना चाहता हूँ, और सुनाऊं क्या? दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी में हम आपके साथ कुछ और शेयर करना क्या चाहते हैं, तो हम आपको बताना ये चाहते हैं, मेरी कंपनी है दिल्ली में है एग्जांपल, तो कोविड से पहले हम लोगों ने क्या किया, कोविड से पहले दोस्तों हमारी कंपनी में मैनुअल मशीन्स थी, मैनुअल मशीन्स, राइट, और वो हाथ से चलती थी और लोग शर्ट्स बना के मुझे देते थे, राइट। लेकिन पोस्ट कोविड हमने थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करा और हमने सारी मैनुअल मशीन हटा दी, हमारे पास बड़ी एडवांस मशीन है, कंप्यूटराइज्ड, राइट, बेहतरीन। दोस्तों एक कंपनी है चेक, उसकी बड़ी बड़ी मशीन है दोस्तों, स्विच से, इंटरनेट वाली स्विच से चलती हैं, और तो और उनमें हम कमांड भी, टच स्क्रीन भी उनमें कमांड दे सकते हैं, और उससे काम होता है 10 mm तक का क्लोथ, डेनिम क्लोथ्स भी उससे स्टिच हो जाते हैं। तो अब दोस्तों जो मैनुअल मशीन्स थी उनको हमने हटा दिया, कंप्यूटर बेस्ड एडवांस मशीन लेकर आ गए। तो बताइए जो लोग मैनुअली मशीन को चलाते थे क्या वो कंप्यूटर बेस्ड मशीन चला लेंगे? दोस्तों इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, संरचनात्मक चेंजेस हुए, और मेरी कंपनी के वे लोग क्या हो गए, बेरोजगार। इसी को बोलेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। मुझे लगा आप सीख गए, बोलो यस। चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं दोस्तों आप लोगों को, एग्जांपल नहीं, दूसरा बेरोजगारी का प्रकार, दैट इज टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं कहता हूं पहले तो तकनीकी बेरोजगारी जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी जैसा ही है, उसी का ये हिस्सा है, राइट, लेकिन मैं इसमें दूसरा ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बस ध्यान सुनना। तो एक हो गया, फिर से एक बार, मुक्त बेरोजगारी याद हो गई, मौसमी याद हो गई, हाँ दोस्तों, चक्रीय याद हो गई, घर्षणात्मक याद छोटे समय के लिए याद हो गई, क्रॉनिक दीर्घकालीन याद हो गया, संरचनात्मक तो पूरा ही समझ गए। अब बस एक और तकनीकी बेरोजगारी, दो बची बस, तकनीकी बेरोजगारी, तकनीकी, इंग्लिश में टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा एकदम। बोलो यस। और जिसका नहीं होगा उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा, साफ तो बता दिया मैंने दोस्तों। जो पढ़ा के हमारा दिल गदगद होगा तभी परमात्मा कहेगा वाह मेरे लाल, सही काम सही व्यक्ति को दिया है, तुझे ये काम और देंगे जिससे तू इस काम की इज्जत करेगा, और दोस्तों जीवन में मेरी तरक्की पे तरक्की होती रहेगी। बोलो जय हो। क्या बात समझेगा? वे लोग जो अपने काम को सिर्फ काम मानते हैं दोस्तों, उनकी कभी तरक्की नहीं होती, और जो काम को आराम मानते हैं उनके हाथ से काम भी चला जाता है और बेरोजगार हो जाते हैं। याद रखना दोस्तों, यही तो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। इसलिए हमेशा परमात्मा के दिए हुए हर काम को इज्जत से और ईमानदारी से निभाइए। तो इस समय आप विद्यार्थी हैं, आपके परमात्मा ने समय दिया कि बेटा जाओ पढ़ो, अगर आप ईमानदारी से निभाएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको पीडीएफ की लिस्ट में नाम होगा, नहीं तो बेटा तुम ढूंढते रह जाओगे, फिर स्पीड अप पाओगे, फिर दोस्तों ऐसे लग जाओगे अगले साल, ऐसे यही काम करोगे जो अभी कर रहे। तो भाई जब क्यों ही ऐसा काम करना यार, भाई मैं तुम्हारी जगह होता मैं दोस्तों एक बार में रगड़ के फेंक देता पूरा, बिल्कुल ऐसा रगड़ता कि किताबें भी बोलती हैं हाय दैया। अरे बोलो नहीं समझ में आई किसके पल्ले पड़ गए? अरे आप आइए हमारे घर पे, देखिए किताबें लेकर आते हैं, इतनी बाद में जाती इतनी मोटी, भूल जाती इतनी बार पढ़ के। अरे बोलो यस दोस्तों, बस यही तो हम आपको सिखा रहे हैं, कितनी छोटी सी बात मैंने जीवन जीने की सिखाई कि आपको क्या करना है कि जो काम मिले उसे ईमानदारी से निभाना। अरे दोस्तों मुझे काम मिला पढ़ाने का और मैं पढ़ाने में स्वाद न ढूंढूं तो आप सोचो मैं तो मेरी जिंदगी एकदम सड़े हुए केंचुए की तरह हो जाएगी। सोच के देखो दोस्तों, नरक हो जाएगा मेरा जीवन। क्या मुझे पढ़ाने में स्वाद ना आए? सोचो रोज सवेरे उठ के वही काम करना 8 बजे से रात तक, शाम तक। अरे बोलो यस। और अगर मैं इसमें स्वाद ना ढूंढ पाऊं, गड़बड़ा मामला दोस्तों, फिर ऐसा लगेगा जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई दोस्तों मेरी। बोलो यस। सचिन तेंदुलकर को खेलने में आनंद नहीं आता तो आज वो सचिन नहीं होता। बस सीधी सी बात, नो बकवास, इतना ही तो काम है दोस्तों। बस आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसमें छोटी सी पतली सी लाइन है एक, और लाइन ये है कि जो मौज लेगा पढ़ाई का उसका होगा, और जो ये सोचेगा पढ़ना है कभी नहीं होता दोस्तों। मतलब आप समझ गए, कितनी अच्छी बात सिखा दी आपको। बोले यस। अब पता तुम्हारा ऐसी मूड बनता है दोस्तों, अरे मेजॉरिटी का जिसको मजा आ रहा है पढ़ने में, मेरी क्लास में नहीं, इस समय का, इस दौर में, इस समय को एंजॉय जो कर रहा है वो डेफिनेटली जीवन भर एंजॉय करता रहेगा। कुछ लोग होते हैं ना रोतू समय के, कोई भी काम में रोते ही रहते, तो आप देखो जीवन में भी रोते रहते दोस्तों वो लोग, है ना। तो इसलिए बेटा एंजॉय करो आप पढ़ाई को, बार बार बताते हैं क्या करो। मैंने कहा तकनीकी बेरोजगारी, तो तुम्हारा दिमाग, मैं वहां बैठा होता था प्रोसीजर, मेरे प्रोफेसर पढ़ाते थे दोस्तों, मैं सोचता वाओ नाउ आई एम गोइंग टू लर्न अ न्यू कांसेप्ट। दोस्तों ऐसे मन में विचार आने चाहिए आपके। मैंने कहा तकनीकी बेरोजगारी, मैंने कहा एक मुक्त, एक मौसमी, एक चक्रीय, एक घर्षणात्मक, एक संरचनात्मक, एक दीर्घकालीन क्रॉनिक, एक और मैंने कहा तकनीक। तो कुछ बच्चे से अच्छा और रह गया क्या? एक दूसरा ये भी बता भाई, तो दूसरा नहीं श्रीलंका, तुम लोग बताओ। तो अगर ये तो भारत का नक्शा ही थोड़ा अलग हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया। दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे भी हम सोच रहे हैं खत्म नहीं हुआ यार, और कितनी बेरोजगारी के प्रकार है भाई। तो दोस्तों फिर क्या ही करें, तो ध्यान सुनना। तो अगर हम बात करें तकनीकी बेरोजगारी, देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहले तकनीकी बेरोजगारी को डाल दो साइड में, पहले को सीखो उत्पादन की तकनीक, इस पे ध्यान सुनना मुझे। उत्पादन की, दोस्तों उत्पादन करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, जानना चाहेंगे कौन कौन से? उत्पादन करने के 2 तकनीक हैं, एक है श्रम अधिशेष तकनीक, या कह लो श्रम अधिक तकनीक, अधिक या कह लो श्रम गहन तकनीक, और एक हो गया पूंजी अधिशेष तकनीक। तो ना आपको कोई भी काम करना हो, एनी प्रोडक्शन, एनी वर्क, कोई भी, तो उत्पादन करने के, उत्पादन, शर्ट बनानी है,
कैमरा बनाना है, पंखा बनाना है, एसी बनाना है, ये फर्नीचर बनाना है। तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं उत्पादन के, या तो आप श्रम अधिशेष तकनीक का यूज करो या पूंजी अधिशेष तकनीक का यूज करो। दोस्तों श्रम अधिशेष तकनीक एक लाइन में खत्म और कभी तुम खोपड़े से निकाल भी नहीं पाओगे। श्रम ज्यादा पूंजी कम, हो गया खत्म। नहीं समझे? कृषि में देख लो, कृषि में जो उत्पादन होता है श्रम और पूंजी अधिशेष तकनीक बिना बताए समझ में आता है बच्चों को। व्हाट इज पूंजी अधिशेष? पूंजी श्रम पूंजी अधिशेष, बोलो समझ में आया? तो पूंजी अधिशेष तकनीक में पूंजी श्रम, बड़ी बड़ी आजकल मॉडर्न एज इंडस्ट्रीज देख लो, जो दोस्तों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो उद्योग हैं बड़े बड़े, उनने एक मशीन लगा रखी 2 करोड़ रुपए की, अरे बोलो ऐसे, और उसमें बंदा बैठ के काम कर रहा है, बटन दबा रहा है, काम चल रहा है, इसका मतलब पूंजी श्रम, दैट इज कॉल्ड पूंजी अधिशेष तकनीक। नहीं समझ पाई क्या? पक्का? बस मैं एक लाइन बोलूंगा कि जब हम श्रम अधिशेष तकनीक से पूंजी अधिशेष तकनीक में जाते हैं तो बताओ उत्पादन के तकनीक में परिवर्तन करते हैं तो क्या बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे? लो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, तकनीकी गति। ध्यान सुनना, उत्पादन की तकनीक मैं 2 तकनीक बताई दोस्तों, एक श्रम अधिशेष, एक पूंजी अधिशेष। श्रम ज्यादा पूंजी कम, यहाँ पूंजी ज्यादा श्रम कम। कृषि हो गया, यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई। दोस्तों अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ से यहाँ स्विच करें, वैसे मैंने आपको बताया पहले मेरी कंपनी में मैनुअल मशीन थी दोस्तों, हाथों से, आज दोस्तों बड़ी बड़ी मशीन आ गई, 10 लोगों का काम एक मशीन कर रही है, तो आप इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल भी कह सकते हैं। तो देखो लिखा है मॉडर्न तकनीक, आधुनिक तकनीक। पूंजी गहन तकनीक से श्रम गहन तकनीक, श्रम की आवश्यकता क्या होगी? कम होगी, और लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। तो से तो हटाई दो, ये तो हम ऐसे बोल रहे थे कि पूंजी गहन नहीं, श्रम अधिशेष तकनीक से पूंजी अधिशेष तकनीक को जब हम लागू करेंगे तो बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो समझिए? इसके अलावा देखो ये पढ़ लो दोस्तों आप लोग, स्ट्रक्चर है, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। जब अर्थव्यवस्था में कंपनियों को कौशल की, लोगों की आवश्यकता जिस कौशल उपलब्ध है, मिसमैच, असंतुलन, या कह लो बेमेल, या कह लो बेमेल। तो क्या ये बात समझ में आ गई सबको ना? दूसरी बात, जब अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन, मैंने कहा फंडामेंटल चेंजेस हो जाए दोस्तों, उन्नत तकनीक आ जाए, सॉफ्टवेयर आ जाए, श्रम बल का संख्या ज्यादा हो और औद्योगिक दर की कम हो, दैट्स इट। ठीक है, लास्ट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी भी बेरोजगारी का कोई सवाल आ जाए और आपको जवाब नहीं आ रहा तो आप उसी को टिक कर देना, क्योंकि सबसे ज्यादा वही होता है। नो, सबसे ज्यादा बार वही आता है दोस्तों, सबसे ज्यादा बार पूछा गया और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की बेरोजगारी सुनना चाहेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। सुनेंगे क्या? पहली लाइन, जब आवश्यकता से ज्यादा लोग किसी काम को करते हैं वहीं पर प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। फिर से बोलेंगे, जब आवश्यकता से ज्यादा लोग किसी कार्य को करते हैं उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। वो सब छोड़ो, पहले मैं आपको आज रोजगार का मतलब सिखाता हूं। जो आप सोचते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं ये हम जानते हैं। रोजगार किसे कहते हैं, एम्प्लॉयड किसे कहते हैं दोस्तों? अनएम्प्लॉयमेंट तो समझा दिया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी तो समझना पड़ेगा दोस्तों। आप लोगों को क्या लगता है, पहले वो बता देते हैं, फिर आप बताइए यस और नॉट। आपको लगता है कि भैया देखो रोजगार का मतलब है कि अपन तो रोज काम कर रहा है, महीने के एंड में पैसा आ जा रहा है, अपन रोजगार है। बताओ जोर से सारे लोग, क्या यही लगता है? तुम्हें कुछ और लगता है? तुम्हें क्या लगता है? तुम बताओ। कह रहा नहीं सर, क्या लगता है तुम्हें? यही लगता है? फिर ऐसे क्या लग रहा है? मैंने यही लगता है, नो मैंने कहा फिर तू भी बता क्या लगता है? यही तो लगता है, राइट? अरे अजीब आदमी यार तू। तो आप फिर से एक बार करें क्या? तुझे भी यही लगता है? अब क्या सर? देखो दोस्तों, सुनिए, रोजगार का मतलब क्या होता है? आपको लगता है रोजगार एम्प्लॉयड, आप लोग किसे एम्प्लॉयड कहते हो? कि जो रोज काम करने जा रहा है, महीने के एंड में पैसा आ जा रहा है, उसे रोजगार कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ दो, प्लस प्लस। अब मेरी मीनिंग सुनो, यदि कोई बंदा कार्य के लिए इच्छुक, सक्षम, तलाश में था, कार्य मिल गया, कर रहा है, सैलरी मिल रही है, ये सब तुम जानते हो, प्लस इसमें एक काम और जोड़ दो अकॉर्डिंग टू मी, और वो ये कि जिस कार्य के लिए उसे रखा गया है और जो मजदूरी या वेतन दी जा रही है उसके द्वारा वो काम भी होना चाहिए, बस उसको मैं कहता हूं एम्प्लॉयड। दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयड एज पर द इकोनॉमिक्स। दोस्तों अर्थशास्त्र में रोजगार किसे कहते हैं, क्या बात समझ में आ गया दोस्तों? मतलब आपको जिस काम के लिए रखा गया और जिसके लिए पैसा दिया जा रहा है, आपके द्वारा वो काम भी एड ऑन होना चाहिए, उस काम में भी योगदान होना चाहिए, तब आप कहलाओगे एम्प्लॉयड। ना कि ये कि काम करना था, काम मिल गया, पैसा मिल रहा, बस। दोस्तों दे आर नॉट कॉल्ड एम्प्लॉयड। जिस काम के लिए पैसा दे रहे हैं वो काम भी करो तो आप एम्प्लॉयड कहलाओगे। आओ वापस, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मैंने कहा जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी कार्य को करें। मेरी एक कंपनी है मान लो शर्ट्स बनाने की। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी में 100 वर्कर्स काम कर रहे थे, 1000 शर्ट्स एक दिन में बन रही थी। 105 वर्कर आ गए, अभी भी 1000 शर्ट्स बन रही हैं। 107 वर्कर्स आ गए, यार अभी भी 1000 ही बन रही हैं। 110 वर्कर आ गए, अभी भी 1000 ही बन रही हैं। इसका मतलब जरूरत कितने लोगों की है, काम कितने कर रहे हैं? वो 10 लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। बोलो समझ में आया? दूसरा स्टेटमेंट भी बनाना बोर्ड प्लीज। क्या वो 10 लोग उन 100 लोगों के पीछे छुपे हैं, इसलिए इसको छिपी हुई बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं? बोलो समझ में आया? छिपी हुई बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पेपर में, नहीं लास्ट में भी और भी बातें करूंगा दोस्तों। पेपर में एक स्टेटमेंट पूछा गया एक बार, अब आपको मैंने इतनी सारी बातें बता दी, मान लो एक लाइन नहीं बताई और आप पेपर में चले गए और आपका कॉमन सेंस स्ट्रांग होना चाहिए। ये मैं कह रहा था कॉमन सेंस, शायद आप समझ पाए। बोलो जी यस, कि जो चीजें नहीं पढ़ी उन चीजों का भी सही जवाब दे दो, दिस इज कॉमन सेंस। तो आप ज्ञान के साथ कॉमन सेंस भी अर्जित करो। जैसे अभी स्टाफ रूम में बैठे थे, एक मौली आई दोस्तों, और बढ़िया एकदम ऐसे लपेटे, यहाँ कोई दिख रहा है क्या? जैसे उसकी तरह जैसे वो लपेटे बैठी ठंड में दोस्तों, एकदम ऐसे लपेटे बैठी दोस्तों, और उसका मेंस क्लियर हो गया। अब उसका इंटरव्यू है, 70th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया अभी परसों नरसों दोस्तों, अभी उसका इंटरव्यू है। तो ऐसी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि सर क्या आप बताइए, मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे हम लोग, तो सर ये बताइए कि अभी की बता रहे कि सर ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि मेरा इस पर्सनालिटी, हम लोग बात करते हैं थोड़ी पर्सनालिटी ग्रूम करो, पर्सनालिटी एनरिच करो, ऐसे बढ़ाओगे ना, ऑफिसर की तरह लगो। तो कह रही सर क्या मुझे देख के लग रहा है कि मेरा होगा? तो मैंने कहा अगर मैं नीतीश कुमार होता तो तुम्हारा ये कैसे छिड़ा देता दोस्तों। तो बोलो क्या 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 बोलो क्या क्या बात समझ पाए मेरी दोस्तों? तो इसका मतलब जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा था, तो भाई काफी होता समझाने के लिए दोस्तों। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जब कुछ लोगों को
कार्य से हटा दिया जाए या कार्य छोड़कर चले जाएं, तब भी कार्य के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कौमा कौन से प्रकार की बेरोजगारी है। दिस इज कॉमन सेंस। और ये कब आया? जब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो कोई कुछ भी पूछ ले, बोलो यस। एक और स्टेटमेंट लो दोस्तों, एक और स्टेटमेंट लो। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया, एक और लास्ट स्टेटमेंट देंगे, नहीं लास्ट नहीं भी और देंगे दोस्तों। एक और है, जब कुछ लोगों की, या बताएंगे नहीं सुनेंगे क्योंकि आपको आता नहीं है ये, जब कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता, इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता शून्य या नकारात्मक हो जाती है। तो दोस्तों एक नया शब्द मैंने यूज किया, सीमांत उत्पादकता, इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एक नया शब्द है, पहले सुनो। जब भी इकोनॉमिक्स में टीचर आए दोस्तों, तो मैं कह रहा टीचर, वो इसको लिख रहा था टीचर। दोस्तों जब भी इकोनॉमिक्स में ये सवाल आए कि मार्जिनल, कहीं भी या सवाल नहीं, मार्जिनल शब्द आए, तो मार्जिनल का मतलब होता है, सीमांत का मतलब होता है एडिशनल, बस खत्म बात। फिर सुनो, मार्जिनल का मतलब हिंदी में सीमांत का मतलब अतिरिक्त, सीमांत का मतलब अतिरिक्त, सीमांत का मतलब अतिरिक्त। तो समझना जैसे जब कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य या नेगेटिव हो जाती है, समझना इसका मतलब अतिरिक्त लोग आ गए लेकिन उत्पादन उतना ही है। बोला समझ गए? फिर अतिरिक्त लोग आ गए, उत्पादन इतना ही है, इसका मतलब कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता क्या है? जीरो। लुक एट दिस दोस्तों, पहले मैं तुम्हें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी समझाता हूं। इसे देखो दोस्तों, ये हमारे इनपुट, इनपुट को मैंने मान लिया लेबर, राइट। ये मेरा प्रोडक्शन आउटपुट, इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन। बोलो क्लियर? जरा ध्यान समझना। वैसे मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना बिल्कुल चाहता नहीं हूं कि एमपी का फार्मूला होता है टीपी n - टीपी n - 1 अर्थात तुम पगला जाओगे, इसलिए इसको मैं हटा रहा। दोस्तों अब ये क्या है वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। यहां देखो, एक लेबर काम कर रहा था, 10 शर्ट्स बन रही थी, कोई दिक्कत ना। दोस्तों कितना एडिशनल, एक लेबर एडिशनल आया, एडिशनल शर्ट्स कितनी होगी? 10। एक देखो एडिशनल इनपुट आया, इनपुट और आउटपुट तो जानते हैं भाई, एडिशनल इनपुट आया तो आपको एडिशनल आउटपुट मिला, कितना एडिशनल? दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादन। बोला लगता आप तो समझ गए। फिर से देखो, फिर एडिशनल इनपुट आया तो एडिशनल आउटपुट आया, कितना एडिशनल? कोई समस्या? एडिशनल इनपुट, एडिशनल आउटपुट, एडिशनल आउटपुट, एडिशनल। अब देखना, मेरी कंपनी में ऐसे वर्कर जुड़ रहे थे, उत्पादन भी बढ़ रहा था, लेकिन अब एक वर्कर जुड़ा, उत्पादन उतना ही हो गया, 30-30, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो। दोस्तों और ज्यादा लेबर आ गए दोस्तों, और कम हो गया, 2 -2। अब बहुत सारे स्टूडेंट कई बार जब मैं ये पढ़ाता हूं तो दिमाग में ये सोचते हैं कि भाई के ओ भैया मेरे लाल, ओ भैया तुम ही खड़े जाओ, हाँ जैसे आए, नहीं तुम नहीं, जैसे आए वैसे निकल जाओ जल्दी से प्लीज, और मुझे माफ करना भाई ना, है ना। देखो दोस्तों, तो भाई ये जरा ध्यान सुनो कि दोस्तों अब मैं तो आपको और अंदर कुछ नहीं बता सकता, तुम कहोगे वहां सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ध्यान सुनना, हालांकि मैं तुम्हें तो मार्जिनल प्रोडक्शन 0 -2 कब आएगा, माइनस कब आएगा ये सिखा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं आप और कुछ सीखें, तब आपको इकोनॉमिक्स में स्वाद दिया जाए कि भाई ये रियल नेचर में भी ऐसे ही होता। अगर मेरी कंपनी में दोस्तों लोग बढ़ रहे हैं, काम यहां तक बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आवश्यकता से ज्यादा लोग रख लूंगा, जरूरत 4 की है, लेकिन मैंने कहा चल भाई एक 5वां भी रख लेते हैं, तो फिर क्या होगा? आवश्यकता से जब ज्यादा लोग करेंगे तो रहेंगे तो क्या करेगा? कोई एक दूसरा कोना ढूंढ के छुप जाया करेगा, अरे बोलो यस, कोई कहीं और बैठ जाया करेगा, जरूरत से ज्यादा लोग हैं, अरे बोलो यस दोस्तों। इसलिए कुछ लोगों की उत्पादकता, मार्जिनल उत्पादकता क्या होगी? जीरो। अगर मान लो दोस्तों जरूरत से ज्यादा और ज्यादा रख लिए मैंने, और वर्कर्स आ गए, फिर तो वो कहेंगे भाई साहब काम छोड़ो, बैठ के खेलते हैं पहले, अरे बोलो हाँ ना, नहीं हम दोस्तों, फिर काम होगा तो ताश खेले जाएंगे, तो इसका मतलब कुछ लोगों की और माइनस में चले। मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दिस इज द रियल इकोनॉमिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये तो नेचर, मेरा एग्जांपल भी ऐसी लाइव एग्जांपल होते हैं डेली लाइफ के, बोलो यस। तो मुझे लग रहा है प्रचंड बेरोजगारी कब होगी आप समझ गए। एक और एग्जांपल ले मुझसे, हम 5 भाई हैं और हमारे पास 2 बीघा का खेत है, सही है, और हम दोस्तों पांचों भाई लड़ रहे, मर रहे, झगड़ रहे, और 2 बीघा में खेती कर रहा, और दोस्तों एक साल में 12 क्विंटल गेहूं निकल रहा। कितने क्विंटल? कितने लोग काम कर रहे हैं? अगर दोस्तों सिर्फ 2 लोग काम करेंगे तो कितना क्विंटल गेहूं निकलेगा? 12 ही। जरूरत कितने की है? काम कितने कर रहे हैं? तो सबसे ज्यादा प्रचंड बेरोजगारी कृषि में देखी जाती है। एवरीवन बोलो, ये समझ में आ गया? लो पढ़ लो इसे जल्दी से। पहला स्टेटमेंट सारे स्टूडेंट, पहला स्टेटमेंट, जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य को करते हैं। दूसरा, कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य नेगेटिव, सही है। अतिरिक्त श्रम बल, अतिरिक्त उत्पादन। मैंने यहाँ लिखा है सीमांत उत्पादकता क्या होती है, तो मैंने लिखा अतिरिक्त श्रम बल, अतिरिक्त उत्पादन, इसी को बोलते हैं सीमांत उत्पादकता। यहाँ देखो, यदि कुछ लोग कार्य छोड़ दें या हटा, कार्य के नो इफेक्ट। पढ़ाया आपको, मैं जितनी लाइनें बोली सब मिलेंगी आपको, बोलो यस। बहुत साल हो गए ना जो धंधा करते दोस्तों। क्या लिखा है कि स्लाइड पे लिखा है, दाएं साइड वो भी याद रहेगा, बोलो सही है कि नहीं। फिर देखो लास्ट लाइन, फिर देखो असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में 4 की जगह 20 लोग काम कर रहे हैं, बोलो यस और नॉट, 2000 रुपए पकड़ा दे रहे सबको, दिस इज कॉल्ड दैट्स इट। बस दोस्तों इतना ही पढ़ना है आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में। क्या कर लेंगे आप लोग? तो दोस्तों हमें लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया। किसी का कोई डाउट तो पूछ लो, फिर हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। और मेरा तो वो भी था कि रुक जाओ, मैं एक चीज और सिखा दूं यहाँ पे मुझे। ये पहले तो आप इसे देखो, ये कि मैंने बताया बेरोजगारी 2 तरह से, अनैच्छिक और ऐच्छिक, ये भी समझ में आ गया दोस्तों। ऐच्छिक का मतलब देखो, ना तो कोई कार्य करने के लिए इच्छुक है, ना ही सक्षम है, ना ही कार्य की तलाश में, क्या ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगारी, नो बेरोजगारी जाल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मोंडी यादव दोस्तों, दिस इज व्हाट अनैच्छिक, वही बेरोजगारी की मीनिंग, कार्य नहीं मिल रहा ना। बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो, क्योंकि देना नहीं चाहता मैं, ऐसे देता हूं। जो वर्कर्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? नो, 2 प्रकार के। एक हायर्ड वर्कर्स जो भाड़े पे रखे जाते हैं, और एक सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे वर्कर्स 2 तरीके से हमने बांटा, हायर्ड और सेल्फ। हायर्ड में भी 2 तरीके से दोस्तों, एक स्थायी रेगुलर नियमित वर्कर्स, स्थायी वर्कर्स या परमानेंट, और एक कैजुअल अस्थायी। आप जानते हैं दोस्तों, राइट। देखो कितनी अच्छी बात सिखाऊंगा चलते चलते। इन्हें हम देते हैं वेजेस, हिंदी में कहते हैं मजदूरी, बोलो यस। और इन्हें हम देते हैं वेतन। वाह जी वाह, क्या बात बताई दोस्तों। है तो बहुत छोटी सी वर्ड, लेकिन दोनों का भाव अलग है, दोनों का भाव अलग। सोच रही इसमें क्या अंतर है? अंतर तो लिखा है, तुम देखो तो, दिखना आना चाहिए, सब लिखा है। अरे बोलो यस, नहीं समझ पाए दोस्तों? एक वर्ड होता है मजदूरी, इसमें भी पैसा मिलता है, और एक वर्ड होता है वेतन, सैलरी, इसमें भी पैसा मिलता है, बोलो यस। लेकिन दोनों में अलग नेचर है। आई होप यू गॉट द पॉइंट दोस्तों। इसी को बोलते हैं बिल्कुल क्लीन इकोनॉमिक्स, कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। कि दोस्तों हम वेजेस वर्ड का यूज किसके लिए करते हैं? अस्थायी श्रमिक, और जो स्थायी कर्मचारी है कंपनी का वो सैलरी, सही है। सेल्फ एम्प्लॉयड तो आप समझिए दोस्तों, बाहर जहां पे जाके तुम गोलगप्पे खा रहे होते हो, चाट पकौड़ी, उन्हीं को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। नहीं समझिएगा कि जो अपना खुद का काम करें, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो स्वरोजगार, जो अपना खुद का काम, सीधी बात, जो दूसरों का काम करें, जो खुद का काम करें,
सही है। बस मैं आपको थोड़ा एडिशनल ये बताना चाहता था या थोड़ा सा डेटा देना चाहता था कि हमारे देश में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो लगभग कितने हैं 58.4%। मतलब हमारे देश में लगभग 58.4% दोस्तों 58.4% सेल्फ एम्प्लॉयड है। बोलो जी यस। और हमारे देश में इस समय लगभग 21% क्या है परमानेंट और लगभग 22% क्या है कैजुअल वर्कर्स। थोड़ा दिमाग में रखते जाइए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बोलो जी यस। चलो बस इतना ही पढ़ना था, यहाँ तक तो हमने आपको दिखाया था। ये हो गया, फिर से देखो ये हो गया, बेरोजगारी के सारे प्रकार हो गए हमारे। बोलो जी समझ में आ गया क्या? ये देखो, ये देखो थोड़ा सा हम एक थोड़ी सी और बातें हैं कि कृषि में अगर देखें तो कौन सी बेरोजगारी और दोनों होती है। एक बताओ सीखो, भारत क्या है? विकासशील है, राइट। आप बताओ विकासशील देश में एक क्या टेक्नोलॉजी या सब जो परिवर्तन है वो लगातार बना रहेगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा विकासशील देशों में भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सी होगी दोस्तों? संरचनात्मक। क्या बात समझ में आई? अगर आ जाए कि भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी कौन सी है, तो आप आंसर देंगे संरचनात्मक। बोलो समझ में आया? और दोस्तों जैसे यूएस एक विकसित देश है, एवरीवन क्या है? तो आप देखो जो विकसित देश होते हैं, कई बार आप अखबार में पढ़ते हैं कि कभी यूएस में मंदी आ गई, कभी दोस्तों फिर रिसेशन बूम आ गया, कभी मंदी आ गई, कभी बूम आ गया। दोस्तों विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी सबसे ज्यादा होती है। और चक्रीय के साथ साथ चूंकि विकसित देशों में कॉमन सेंस से समझ लो दोस्तों, कभी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक। तो मुझे लगता है कि आज कभी दोबारा पढ़ोगे हैं, पढ़ोगे। और बाजार में जो टीचर घूम रहे हैं उन्हें भी पढ़ा दोगे तुम इसके बाद। और आओ सब तुम्हें थोड़ा सा बताते हैं, तुमसे पूछोगे बताओ, मैं कह रहा हूं ओपन चुनौती दे, जाके किसी टीचर से पूछो सच अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जवाब दे दे वो 10,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा। बस तुम ईमानदारी से बता देना। सर बता दिया था उन्होंने, मैंने पूछा था, ईमानदारी से बताना, मैं 11,000 रुपए दूंगा आपको दोस्तों तुरंत। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, वैसा भी तो मेरा ज्ञान है। आप बस पूछो किस प्रकार की बेरोजगारी में कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता नेगेटिव होती है, तो जीरो बहुत सारे लोग बता देंगे, नेगेटिव तक कोई पहुंच नहीं पाएगा कि नेगेटिव का मतलब क्या यार दोस्तों, समझ भी नहीं आएगा। वो तो हमने बहुत स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, बहुत सारे काम किए जीवन में, तब यहां तक पहुंचे हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि आगे हम और अच्छा काम करेंगे और अच्छा अचीवमेंट लेंगे इकोनॉमिक्स में। तो ये तो प्राप्ति है अभी अपनी तो विषय को लेकर। ऐसा ना कि जब से 7-10 साल पहले पढ़ाते थे तब इतना समझ आता था, बिल्कुल नहीं आता था दोस्तों। हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। विद्या माता की कसम, बिल्कुल ईमानदार है अपने काम में, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज हमने कोई किताब पढ़ी, उसमें एक नया शब्द मिल गया, फिर अगले बैच में उसे पढ़ा देंगे, फिर कुछ नया पढ़ा, फिर पढ़ा देंगे। जैसे माल धीरे धीरे बढ़ रहा है। बोलो यस। जब तुम्हारे बच्चे पढ़ने आएंगे मुझसे तब दोस्तों ने असली ज्ञान देंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स का। वो तो आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे क्या? बोलो कहीं नहीं आएंगे बेटा, आएंगे नहीं। जब तेरे बच्चे होंगे तेरे बराबर के, तो तू ढूंढ रही होगी कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो डॉक्टर भरत के पास जाओ, बुढ़ा रखा होगा, कहां मिलेगा ये देख रहा है, कौन है जरा। तो समय में कम से कम 65 और 70 के बीच होगा। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे एज के होंगे तो मेरी एज कितनी होगी? 65 या 70 के बीच में। तब तक तो मैं जवानी रहूंगा, पढ़ाई रहूंगा कहीं ना कहीं, कौन है जरा, नहीं समझेगा। तो मतलब 65-70 हमारे इंडिया में लोग बुढ़ा समझते हैं। गो टू द फॉरेन कंट्रीज जहां पे लोग 70-75 में अपने जॉब करने जाते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ रिटायरमेंट एज 60 है, तो हम लोग क्या 60 साल बुढ़ा हो गया मैं दोस्तों। अभी हमारे पापा को देखो एकदम जवान टाइप रहते हैं, एकदम मस्त बिंदास, कौन है जरा। तो और मैं कहता हूं पापा आपको क्या, आप तो जवान हो गए, तो और घर जाते दोस्तों। क्या बात समझे? तो बुढ़ा और जवान तो मन का विचार है ना हमारा। तो खैर आप इसे देखो, जो विकसित देश होते हैं, पहले पॉइंट मैंने बोला कि जो विकसित देश होते हैं उनमें समझना कि चूंकि कभी बूम है, कभी रिसेशन है, कभी बूम कभी रिसेशन, तो वहां पर घर्षणात्मक बेरोजगारी तो होगी, वो मैंने जो बताया था। नहीं, चक्रीय वाली, चक्रीय तो होगी। एक लाइन और सुनो। जो विकसित देश होते हैं, मैं यहाँ पे था, उनमें लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। कितने लोग समझ पाए इस बात को? वहां पे जो कंपनीज है वो क्या है, ज्यादा है। बोलो जी सर। और दोस्तों वहां पे क्या है कि जैसे वहां के लोग इमोशनल भी नहीं होते, हमारे भारत के लोग इतने इमोशनल होते। कई बार मैं किसी बंदे से मिलता हूं, भाई यहाँ कब से काम कर रहा है, कह रहा सर 30 साल हो गए। और 30 साल पहले भी लेबर था, आज भी वो लेबर ही है, राइट। हमारे हिंदुस्तान के लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं। अरे बोले कहीं जॉब ज्वाइन करते, आपका बस रिटायरमेंट यहीं से दोस्तों। अरे बोले कारण क्या है दोस्तों कि लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, विकल्प नहीं है। अरे बोले विकसित राष्ट्रों में देखो लोगों के पास विकल्प क्या होते ज्यादा दोस्तों। एक कंपनी में काम करते, बढ़िया काम किया तक मन लगा, दूसरी कंपनी ढूंढते, दूसरी में किया फिर तीसरी ढूंढते। अरे बोले सर यार तुम्हारे जैसे खच्चर लोग बैठे हैं, सरकारी नौकरी मिल जाए जीवन काट रहे हैं दोस्तों। मैं बार बार ऐसी बातें क्यों बोलता है? इसलिए कि जब नौकरी ना लगे तो दुखी होने की बजाय और खुश होना चाहिए। अरे बोले सर कि दोस्तों ये नौकरी के लायक मैं नहीं, नौकरी मेरे लायक नहीं थी, कौन है सर। और क्या दोस्तों, अपन जीवन में कुछ और अच्छा करेगा। अरे तुम्हारा दोस्त जरूर बनेगा, ठीक है बेटा तुझे तो 7-70 मिलेंगे, मैं 2-3 लाख रुपए कमाऊंगा महीने के। अरे बोले सर थिंक लाइक दैट। अगर मिल गई तो उसमें जीवन जीवन इसमें तुम खुश हो रहे हैं नहीं। लेकिन फिर उसके बाद हम दूसरा विकल्प बातें बताएंगे कि नौकरी के बाद और कैसे पैसा कमाया जाए जब तुम्हारा खुद का पैसा आ जाएगा। बोलो जी ना। तो दोस्तों खैर आप इसे समझो कि क्या वहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास ज्यादा है, तो लोग कभी इस कंपनी में कभी इस कंपनी में, तो बताइए क्या वहां पर घर्षणात्मक होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों एक तो होता है, देखो 2 तरीके से पढ़ाया जाता है, तुम भी समझोगे। हाँ, एक टीचर आया वो कहेगा बेटा लिखो विकासशील देशों में सर्वाधिक बेरोजगारी संरचनात्मक होती है। तुम कहोगे वाह गुरुजी क्या बात बताई, और उसको तुम लोग लिख लोगे। लेकिन हमारे ऐसा टीचर होता है ये नहीं बताता कौन सी होती है, बताता क्यों होती है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जीवन भर के लिए समझ जाए। तो क्या आपको कभी बुढ़ापे में ये पढ़ना भी पड़ेगा, आज से 20 साल बाद भी याद रहोगे कि विकसित देशों में कौन सी होती है? क्योंकि सर ने कहा था बूम और रिसेशन आता रहता है तो चक्रीय, और सर ने कहा था विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं तो घर्षणात्मक। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।